तो आज हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। ठीक है, खाना वाना खा लिया सब? ऑल ओके। खाना कैसे खाएंगे वही तो पढ़ना है, खाना आएगा कहाँ से। चलो, तो आज कौन सा कलर लें? ले लेते हैं यार कोई सा भी। ब्लैक तो नहीं ले सकते, वाइट ही लेते हैं आज। ये हाँ, वाइट लेते हैं। चलो, तो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये आपका क्लास 9 का सबसे लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तक सारा चैप्टर्स तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग। अब फाइनली एंड में हम लोग देखेंगे कि खाना कहाँ से आता है, कैसे हम लोग खाते हैं, कैसे खाते नहीं, खाना कहाँ से आता है, कैसे ज़्यादा ज़्यादा खाना बनेगा। चलो देखो, हमारे इंडिया में देखा जाए तो बोलते हैं 1 बिलियन पॉपुलेशन से भी ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन और बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। लेकिन हम लोग का एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बढ़ाने का कोई रिसोर्सेस नहीं है हम लोग के पास, उसको हम लोग और एक्सटेंड नहीं कर सकते, है ना। और ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा हम लोगों के पास। जंगल कितना काटते रहेंगे, काट काट के काट। ऐसे ही तो बनता था ना हम लोग का एग्रीकल्चर लैंड। कैसे बना? एग्रीकल्चर लैंड हुआ या फिर रेसिडेंशियल लैंड हुआ, जितना भी है सबको जंगल काट काट के ही हम लोग बनाए हैं। ठीक है, तो जंगल काट काट के बहुत सारा एग्रीकल्चर लैंड बना, जंगल काट के बहुत सारा रेसिडेंशियल लैंड बना। बट अब ज़्यादा अपने पास लैंड है नहीं एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत पेचीदा या फिर इम्पोर्टेंट मुद्दा बन गया था कि पॉपुलेशन तो बढ़ रहा है बट एग्रीकल्चर लैंड नहीं है हम लोग के पास ज़्यादा, और उसको बढ़ा भी नहीं सकते हम लोग। तो हम लोग कैसे करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हम लोग ला सके, हम लोग एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आपका प्रोडक्टिविटी ला सके, ताकि कम लैंड में भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग का प्रोड्यूस हो और ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है उनको फूड प्रोवाइड हो। ठीक है, तो हमारा गवर्नमेंट जो था, हमारे गवर्नमेंट जो है, ठीक है, पहले भी थे अभी भी है जो भी, तो बहुत सारा नया नया रिवॉल्यूशंस वगैरह लेके आए। ठीक है, जिसमें से ये 4 हम लोग जानेंगे, और भी बहुत सारा है। मेनली हम लोग ये चैप्टर में 4 ठो जानेंगे। एक ग्रीन रेवोल्यूशन है, एक वाइट रेवोल्यूशन है, एक ब्लू रेवोल्यूशन है, एक सिल्वर रेवोल्यूशन है। ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब क्या है? हम लोग का फूड लाइक हम लोग खेती बाड़ी जो होता है ना, उससे रिलेटेड जितना भी है, टू इंक्रीज फूड ग्रेन्स। ठीक है, प्रोडक्शन, फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन को हम लोग इंक्रीज करते थे। तुम लोगों का व्हाइट रेवोल्यूशन क्या है? मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आया ब्लू रेवोल्यूशन। ब्लू रेवोल्यूशन, ब्लू पानी रहता है ना, ब्लू पानी में क्या रहता है? मछली, है ना। तो फिश का है, फिश फार्मिंग वगैरह का रेवोल्यूशन वगैरह आया टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन। ठीक है, सिल्वर रेवोल्यूशन हम लोग बोलते हैं एग एंड पोल्ट्री फार्म्स, मगर एग वगैरह हुआ या फिर आपका मुर्गी वगैरह कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस कर सके, इस सब चीज़ के बारे में देखा गया। ठीक है, थोड़ा डेफिनेशन के थ्रू जान लेते हैं हम लोग। We obtain most of our food from एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। हम लोग जितना भी हम लोग फूड है, ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री से ही पाते हैं। ठीक है, तो आवर पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल, बट 100 करोड़ से भी ज्यादा है। ठीक है, बट वी डू नॉट हैव एनी मेजर स्कोप फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टिवेशन। ठीक है, कोई स्कोप नहीं है हम लोग के पास हम लोग को लैंड बढ़ाने का। ठीक है, therefore it is necessary to increase our population our production efficiency for both crops and livestock। ठीक है, देख रहे हो गवर्नमेंट कितना मेहनत कर रहा है। क्रॉप्स के लिए तो एक ही ठो है, ठीक है ना, खेती बाड़ी में तो एक ही ठो है। ठीक है, जो वेजिटेरियंस होते हैं ना, वेजिटेरियंस क्या करते हैं? खेती बाड़ी वाला खाना खाते हैं। ठीक है, मिल्क पीते हैं, मिल्क का प्रोडक्ट खाते हैं। बट इन लोगों का मेहनत तो बेकार जा रहा है ना। तो कब तक वेजिटेरियन रहोगे बेटा? एक टाइम आएगा जब खेतीबाड़ी वाला लैंड पूरा खत्म हो जाएगा, सब रेसिडेंशियल लैंड बन जाएगा, तब तो खाना ही पड़ेगा ना बेटा ये तुम लोगों को। अभी से आदत नहीं लगाओगे तो कब खाओगे? यही सब खाना पड़ेगा बेटा। चाइना में यही है एक टाइप से। तो डोंट बी अ वेजिटेरियन। हालांकि मैं खुद भी हूँ 1 साल से, फिर पता नहीं आगे कब मन करेगा खा लूंगा। छोड़ो, कोई नहीं। बट it is important that we should increase food production without degrading our environment। ठीक है, देखो अब फूड प्रोडक्शन तो हम लोगों को बढ़ाना है। ठीक है, फूड प्रोडक्शन बढ़ाने का बहुत सारा तरीका है। ठीक है, कुछ अच्छे तरीके भी हैं, कुछ खराब तो नहीं बोल सकते, बट जिससे हम लोगों का एनवायरनमेंट को बहुत सारा डैमेज होता है।
ठीक है, जिसको हम लोग अभी बोलते हैं ना, फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज़ करते हैं, केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, बहुत सारा ज़्यादा यूज़ करने से डैमेज होता है। हालांकि यूज़ तो करते हैं अभी भी, कुछ ना कुछ डैमेज वगैरह अभी भी होता ही है, बट ज़्यादा यूज़ करने से ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, फिर और प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो जितना है ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह ही बहुत अच्छा होता है। ठीक है, हाउ डू वी इंक्रीज द यील्ड ऑफ क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक? कैसे कैसे हम लोग अपना क्रॉप एंड लाइफ स्टॉक का प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकेंगे? ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग कैसे बढ़ाएंगे। हम ही लोग तो हैं जो बढ़ाएंगे, बाकी सब तो खाली बैठे हुए हैं। ठीक है, इंप्रूवमेंट इन क्रॉप यील्ड्स। ठीक है, वो तो पूरा का पूरा चैप्टर में हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, बट इससे पहले थोड़ा थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग कौन कौन सा क्रॉप्स में कौन कौन सा हम लोगों को क्या बोलते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, क्या क्या मिलता है एक टाइप से, किस प्रोटीन मतलब किस टाइप के क्रॉप से हम लोग किस टाइप का विटामिन वगैरह या फिर प्रोटीन वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह हम लोग को मिलता है। ठीक है, वो थोड़ा जान लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है सीरियल्स। सीरियल्स बोलते हैं, क्रेरियल्स बोलते हैं, भाई थोड़ा सा इंग्लिश का प्रॉब्लम है, देख लेना। ठीक है, सच एज वीट, राइस, मेज, मिलेट्स, सरगम प्रोवाइड्स अस कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, सिंपल सी बात है, चावल वावल टाइप जो भी हुआ, चावल हुआ, गेहूं हुआ, इस टाइप का जो भी आइटम रहता है ना, जो कि अनाज का काम करता है, आपको फूड जैसे कुछ खाओगे ना लगेगा पेट भर गया। ठीक है, इस टाइप के जो भी फूड रहेंगे ना, याद रखना वो सब कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट्स क्या करता है, मेनली हम लोग का बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उनका मेन काम क्या रहता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। ठीक है, पल्सेस लाइक ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटाइल प्रोवाइड्स अस प्रोटीन। जो भी दाल टाइप का सामान है, चना हुआ, मूंग हुआ, दाल, जितना भी दाल आइटम रहता है ना, सब के सब प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं हमारे बॉडी को। ठीक है, अब जिम वगैरह जाओगे तो प्रोटीन के बारे में, सब चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जान जाओगे, है ना? क्यों, उसी सबको तो फॉलो करना है डेली। ठीक है, ऑयल सीड्स। ठीक है, ऑयल के जितने भी सामान रहते हैं, लाइक तुम लोगों का इंक्लूडिंग सोयाबीन, ग्राउंड नट, सीजम, कैस्टर, मस्टर्ड, लाइन सीड्स एंड सनफ्लावर प्रोवाइड्स अस विथ नेसेसरी फैट्स। जितने भी ऑयल का प्रोडक्ट्स वगैरह रहते हैं, ऑयल टाइप, जैसे कि तुम्हारा सरसों हो गया, सनफ्लावर्स हो गया, जितना भी जिससे ऑयल निकलता है, हर ऑयल का काम क्या है, फैट बढ़ाना। फैट्स प्रोवाइड करता है वो। ठीक है, सब जरूरी है बेटा, ऐसा नहीं कि फैट बढ़ जाता तो मोटे हो जाता तो इसलिए फैट खाना ही नहीं है, वो सब भी जरूरी है, बट लिमिटेड अमाउंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ अच्छा नहीं होता, ना कार्बोहाइड्रेट्स, ना प्रोटीन, ना फैट्स, कुछ भी बहुत ज़्यादा नहीं अच्छा होता। ठीक है, सब लिमिटेड अमाउंट में होना चाहिए। वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। क्यों, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है सब चीज़ प्रोवाइड करता है, मेनली विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, provides a range of vitamins and minerals in additional to small amount of protein, carbohydrates and fats. सब कुछ प्रोवाइड करता है। विटामिन वगैरह बहुत सारा काम आता है तुम लोगों का रोग क्या बोलते हैं इसको, एंटीबॉडीज वगैरह बनाने में, या फिर बहुत सारा अलग अलग चीज़, जैसे कि विटामिन डी वगैरह लेते हैं हम लोग ना सन से, ऐसे बहुत सारी चीज़ काम आता है। ठीक है, वो सब चीज़ हम लोगों को किससे मिलता है, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट से। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। ठीक है, साथ में कुछ अमाउंट में ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है तुम लोगों का फोडर क्रॉप्स। फोडर क्रॉप्स किसको बोलते हैं हम लोग, जो कि गाय वगैरह, मतलब कि चारा जानते हो ना, जिसको गाय वगैरह हुआ, बकरी वगैरह, इन लोग का खाने के लिए जो मेनली यूज किया जाता है, वो क्या क्या होते हैं, लाइक बरसिम, ओट्स हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, नाम दे दिया है लेकिन हम लोग भी खाते हैं। ठीक है, ओट्स और सडन ग्रास आर रेज्ड एज अ फूड फॉर द लाइफ स्टॉक के लिए जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये जानना छोटा सा ओवरलुक है। ठीक है, मेन काम हम लोग का ये नहीं है, मेन अभी हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसमें से थोड़ा सा एक तो और भी है, सीजनल क्रॉप्स। ये क्लास 8 में पूरा पढ़े हुए हो। ठीक है, सीजनल क्रॉप्स क्या क्या होते हैं और कब कब यूज करते हैं, क्या है, ये थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। छोटा सा पार्ट है ये तुम लोगों का। ठीक है, देयर आर सम क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन्स कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। खरीफ सीजन में जो होता है खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है, जो रेनी सीजन में होता है। ठीक है, ये मेनली कब होता है, जून से अक्टूबर में होता है। जून में करीब जून के आसपास उसको बोया जाएगा। ठीक है, और अक्टूबर में उसको कटाई कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर आएगा, जस्ट वो खत्म होगा, आएगा तुम लोगों का राबी क्रॉप्स। ठीक है, विंटर सीजन में आता है राबी क्रॉप्स, जो कि तुम लोगों का नवंबर से लेके करीब आता है तुम लोगों का अप्रैल तक, है ना, नवंबर से अप्रैल तक आएगा। ठीक है, उन दोनों के बीच में एक छोटा सा सीजन आता है जिसको हम लोग जेद क्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है,
मतलब कि दोनों के बीच में रहेगा, लाइक ये करीब करीब रहेगा तुम लोगों का कहाँ, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीना 5 महीना रहता है, ये भी 4-5 महीना रहेगा, वो ज़्यादा नहीं 2-3 महीना 4 महीना ही रहेगा, ठीक है। कौन सा, जेद क्रॉप्स, उसमें मेनली फ्रूट्स वगैरह, सीजनल फ्रूट्स वगैरह उगाते हैं, जैसे कि तुम लोग का वाटरमेलन हो गया, कुकम्बर हो गया, ये सब चीज़ें उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्या क्या क्रॉप्स इसमें उगता है, ठीक है। एग्जाम्पल, खरीफ क्रॉप में क्या क्या उगता है, पैडी, सोयाबीन, ठीक है, पिजन, पी, मेज, कॉटन, ग्रीन, ये सब चीज होता है तुम लोगों का मेनली खरीफ क्रॉप्स में, लिख लेना, ठीक है। और तुम लोगों का ये राबी क्रॉप्स में क्या क्या होता है, नेक्स्ट में दिया हुआ है तुम लोगों का, नेक्स्ट पेज, ठीक है। वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड, लाइम सीड और राबी क्रॉप्स, ये थोड़ा सा लिख लेना, शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आता है आप लोगों का, ठीक है। इन बिटवीन दिस टू क्रॉपिंग सीजन अनदर टाइप ऑफ क्रॉप आर ग्रोन कॉल्ड जेड क्रॉप्स, जैसे मैंने बताया था, ठीक है, फ्रॉम मार्च टू जून, फिर से उसके बाद जून के बाद खत्म होगा, फिर से खरीफ क्रॉप स्टार्ट हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल है क्या क्या, वाटरमेलन, कुकुम्बर, मस्क मेलन, ये सब जो सीजनल फ्रूट्स वगैरह, सीजनल वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, ये सब उगाया जाता है, ठीक है। बीच में उगा दो, काम आ जाएगा। देखो, इंडिया में आज़ादी के बाद, ठीक है, बहुत सारा हिस्ट्री वगैरह पढ़ोगे, सॉरी हिस्ट्री बोल रहा हूँ, तुम लोगों का इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो 5 ईयर प्लान वगैरह आता था, ठीक है। अभी तो बहुत साल से शायद नहीं आया है, ठीक है। 5 ईयर प्लान जो आता था, उसमें हर 5 ईयर प्लान में हमेशा 5 ईयर रहता भी नहीं था, कभी 6 ईयर हो जाएगा, कभी 2 ईयर हो जाएगा, कभी 3 ईयर हो जाएगा, कभी फ्लॉप हो जाएगा, कभी अच्छा हो जाएगा, ऐसा बहुत सारा चीज़ होता था, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग डिटेल में नहीं जानेंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। हमारा आज़ादी के बाद, इंडिया का आज़ादी के बाद, ठीक है, 1952 से लेके 2010 तक अगर हम लोग अपना सारा डाटा देखें तो करीब करीब बोलते हैं 4 गुना, कहाँ गए रे, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है हम लोग का प्रोडक्टिविटी, फूड प्रोडक्टिविटी 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है। वो सब फोकस करने के बाद, इसके ऊपर फोकस करने के बाद, ठीक है। और हमारा जो लैंड है वो सिर्फ 25% ही इंक्रीज हुआ है, समझ रहे हो, सिर्फ 25% लैंड इंक्रीज हुआ है, क्या, एग्रीकल्चर लैंड, और ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ है हम लोगों का प्रोडक्टिविटी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में हम लोग क्या क्या प्रैक्टिस करते हैं, क्या क्या करते हैं, मेनली क्या काम रहता है, बोना, ठीक है, उसका पालन पोषण करना, उसको प्रोटेक्ट करना, हार्वेस्टिंग करना, ये 3-4 काम ही रहता है, ठीक है। तो मेनली क्या रहता है तुम लोगों का, चॉइस ऑफ सीड, बोने के लिए क्या चाहिए, अच्छा सीड्स चाहिए, है ना। अच्छा सीड्स नहीं होगा तो वैसे भी बोना तो समझ रहे हो, तो क्या बोलते हैं इसको, रोपना टाइप, रोपना ही बोलते हैं, इंग्लिश थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेना, नाम याद नहीं आ रहा, छोड़ो ना यार, नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है। सबसे पहले चॉइस ऑफ सीड्स, सबसे अच्छे पहले अच्छे बीज को चुनना पड़ता है, अच्छा बीज रहेगा तो अच्छा ग्रो होगा, अच्छा क्या बोलते हैं उसको, छोड़ो ना, अच्छा ग्रो होगा, ठीक है, अच्छा बीज रहेगा तो ही अच्छा ग्रो होगा। अब ग्रो हो गया, ठीक है, तो उसको पूरा बड़ा होने के लिए, मैच्योर होने के लिए न्यूट्रिशंस चाहिए, है ना, इसीलिए फिर आता है तुम लोगों का न्यूट्रिशन ऑफ द क्रॉप, ठीक है। अब न्यूट्रिशन मिल गया, ग्रो हो गया, पूरा मस्त पक गया, अब उसको हार्वेस्ट करना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, न्यूट्रिशन के साथ साथ उसको प्रोटेक्शन भी चाहिए ना। अगर मान लो कीड़ा उड़ा लग जाता है उसमें, या फिर कुछ डिजीज वगैरह हो जाता है तो पूरा क्रॉप खराब हो जाता है, इसीलिए उसको चाहिए प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रोइंग एंड हार्वेस्टेड क्रॉप, दोनों को ग्रो करने के टाइम में प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अब ग्रो करने के बाद जब उसको हार्वेस्ट कर देते हैं, कटाई कर देते हैं, उसके बाद जब स्टोर करते हैं तो स्टोर के टाइम में भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है, नहीं तो खराब हो जाएगा। मेजर एक्टिविटी फॉर इंप्रूविंग क्रॉप यील्ड, ये 3 चीज के बारे में हम लोग, मेजर एक्टिविटी, ये 3 हेडिंग्स है, ठीक है, उसको याद रख लेना, याद क्या रखना, याद रहेगा यार। ये क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, वैरायटी को इंप्रूव, अलग अलग टाइप का नया नया वैरायटी वगैरह, ठीक है, वो पढ़ेंगे हम लोग, अलग अलग टाइप रहता है, हाइब्रिडाइजेशन होगा, तुम लोग का जीन्स वगैरह ऐड होगा, ये सब जेनेटिक इंप्रूवमेंट वगैरह होता है, ठीक है। इसमें हम लोग क्रॉप का वैरायटी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। जो पेड़ का पौधा इतना सा था तो वो इतना बड़ा हो जाएगा, मान लो, ठीक है। आम जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल देख लोगे, आम का जब पेड़ देखोगे ना तो बड़ा बड़ा पेड़ में आम उगता है, अभी देखोगे ना छोटा छोटा पेड़ में भी आम बहुत बड़ा बड़ा होता है, बहुत बढ़िया होता है, ठीक है ना, वो क्रॉपिंग का रहता है टेक्निक, तो होता है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। तो ये पहला आया वैरायटी इंप्रूवमेंट। दूसरा आता है क्रॉप प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट। अब प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट नाम से ही पता चल रहा है प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगा, है ना, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, तो प्रोडक्शन इंप्रूवमेंट हो जाएगा, ठीक है, 1 मिनट। और तीसरा है तुम लोगों का क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है, क्रॉप को प्रोटेक्ट करना है, प्रोटेक्शन के लिए क्या करना पड़ता है,
वही तुम लोग का कीटनाशक वगैरह, कीट वगैरह, मतलब कि इन्फेक्शंस वगैरह ना हो जाए, कोई डिजीज़ ना हो जाए, वो तो प्रोटेक्ट करेंगे ही। साथ में साथ जब हार्वेस्ट कर लेंगे, जब उसको स्टोर करेंगे, स्टोर के टाइम में भी उसको प्रोटेक्शन चाहिए। किसको? हम लोगों का क्रॉप्स को। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखते हैं सबसे पहले क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है? देखो, दिस अप्रोच डिपेंड्स ऑन फाइंडिंग अ क्रॉप वैरायटी दैट कैन गिव अ गुड यील्ड। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट हम लोग, अच्छा प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हम लोग को मिलेगा। ठीक है, इसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशन वगैरह कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ताकि हम लोगों का क्रॉप वैरायटी को इंप्रूव किया जाए। इंप्रूव करने के बाद हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिले। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को क्या बोलते हैं, क्रॉप के बाद तो वही ज्यादा ज्यादा क्रॉप मिले यार, और क्या, खेती बाड़ी से ज्यादा ज्यादा हम लोगों को प्रोडक्ट मिले। ठीक है, समझ में आया? वन वे ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू क्रॉप वैरायटी इज बाय हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, देखो मेनली हम लोग इसमें दो टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कैसे कैसे हम लोगों को क्रॉप का वैरायटी को इंप्रूव करना है। ठीक है, क्रॉप का वैरायटी क्यों इंप्रूव करते हैं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिले, ज्यादा से ज्यादा हम लोग को प्रोडक्शन मिले। ठीक है, तो क्रॉप का वैरायटी को यील्ड करने, मतलब क्रॉप का वैरायटी को इंप्रूव करने के लिए मेनली हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे। ठीक है, और भी होगा, बट हम लोग मेनली दो टाइप का पढ़ेंगे। एक है तुम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन, एक है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन इज लाइक फॉरेनर्स का शादी कर दो इंडियन से, बच्चा जब पैदा होगा तो होगा तुम लोग का मस्त फॉरेनर और इंडियन का मिक्सर। यही है हाइब्रिडाइजेशन, है ना। और ये कॉमन नॉर्मल एग्जांपल दिया हूँ, पूरा डिटेल में समझेंगे इसको। ठीक है, और जेनेटिक ऐसा करके माइंड में तुम लोग को याद रहेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग किसी फॉरेनर्स का देखे, कोई शादी हो जाता है तब किसी इंडियन से, ठीक है, तो उसका जब बच्चा होता है बहुत गोरा पैदा होता है ना। जरूरी नहीं है फॉरेनर गोरा ही होगा, काला भी होते हैं फॉरेनर्स। फॉरेनर्स मतलब कि देश के बाहर के लोग। ठीक है, अब अफ्रीकन वगैरह आ जाएंगे तो गोरे नहीं रहेंगे ना बाबा, सिंपल सी बात। उनका जीन्स आता है, डीएनए वगैरह आता है, तो उसका कलर वगैरह आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग वैरायटी, मतलब जैसे कि उसका कलर आ जाएगा तो उसका कुछ कुछ गुण भी आएगा, है ना। जीन्स आता है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स भी इसमें बच्चे में आएगा, इंडिया का कैरेक्टरिस्टिक्स भी आएगा। तो ये क्या है, सिंपल सा हाइब्रिडाइजेशन ही है बाबा ये। ठीक है, ये नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन बोल सकते हो। तो यही प्रोसेस, इसी टाइप का पूरा सेम रहता है हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अब कैसे करेंगे वो देखेंगे हम लोग। ठीक है, पेड़ पौधों में भी होता है वो सब चीज। जेनेटिक मॉडिफिकेशन मतलब क्या, उसका जीन्स को मॉडिफाई कर देना है। जैसे कि लाइक तुम स्पाइडरमैन देखे हो ना, है ना, स्पाइडरमैन मूवी अगर देखे हो तो क्या करता है, कीड़ा काट देता है उसको। ठीक है, सॉरी कीड़ा बोल रहा हूँ, मकड़ी, स्पाइडर काट देता है जब, तो उसका डीएनए में चेंज होता है ना। डीएनए में चेंज होता है, डीएनए मकड़ी का डीएनए उसमें मिल जाता है। क्या है, मकड़ी का जीन्स को उसमें डाल दिया ना, एक टाइप से मॉडिफाई हो गया। इंसान का उसमें जीन को ऐड कर दिया, हाँ, अब वो जाल फेंक सकता है, वाह, चपक सकता है दीवार में, वाह। यही तो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, हम लोगों के लिए, हम लोगों को कितना सारा रिसर्च करना पड़ता है उसके लिए। मूवी में तो ऐसे ही हो जाता है, खाली एक तो कीड़ा काट दो, हो गया। हाँ, तो ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। इट रेफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स, जेनेटिकली जिनका जीन्स या जेनेटिकली अलग अलग है। ठीक है, वो सेम नहीं है बाबा। जैसे कि एक आम का पेड़ है, ठीक है, एक आम का पेड़ है जो कि बहुत मीठा आम देता है लेकिन छोटा छोटा होता है। ठीक है, और एक आम का पेड़ है जिसमें बहुत बड़ा बड़ा आम होता है लेकिन मीठा नहीं रहता। ठीक है, तो उन दोनों को क्रॉस ब्रीडिंग कर देंगे, है ना। तब अब एक आपको नया वाला आम मिलेगा, उस आम में क्या होगा, बड़ा भी रहेगा और मीठा भी रहेगा। वाह, ये हो गया ना। ठीक है, जस्ट लाइक इंडियन और फॉरेनर का हम लोग एग्जांपल लेते हैं। जैसे, ठीक है, फॉरेनर मतलब ब्रिटिशर्स, मान लो ब्रिटिशर्स गोरे रहेंगे बहुत। ठीक है, अब इंडियन मेल रहेगा, मर्द रहेगा, आदमी रहेगा इंडिया का, जो कि बहुत स्ट्रांग रहेगा। इन लोग, हम लोग में क्या है ना, डिजीज कंट्रोल बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब कि जल्दी डिजीज नहीं होता। हम लोग थोड़ा सा डिजीज प्रोटेक्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, बाहर के लोगों को डिजीज बहुत जल्दी हो जाता है। बाहर के लोगों को मतलब कि ब्रिटिश बहुत नाजुक कली टाइप के लोग होते हैं। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रांग धाकड़ टाइप के रहते हैं। ठीक है, तो अगर इन दोनों का शादी होता है, जो बच्चा पैदा होगा, ठीक है, तो उस पर डिजीज कंट्रोल का पावर आ जाएगा ये इंडिया के तरफ से। ठीक है, इंडियन मैन की तरफ से डिजीज कंट्रोल का पावर आ जाएगा, उससे जल्दी डिजीज नहीं होगा। और फॉरेनर्स के लिए, फॉरेनर्स के थ्रू उनका स्किन बहुत अच्छा हो जाएगा, स्किन बहुत गोरा हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्या हुआ, अब दोनों का जो अच्छा पार्ट था उसमें हम लोग डाल दिए। ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ठीक है, क्यों, गारंटी थोड़ी है कि अपनों को डिजीज कंट्रोल उसमें आ ही जाएगा, दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स भी आ सकता है ना।
तो कुछ भी कैरेक्टरिस्टिक्स आ सकता है, बट हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। वो एक पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है, मेंडल एक्सपेरिमेंट वगैरह, ठीक है। तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें जाएगा, कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं जाएगा, वो पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है। तो वो सब हम लोग को नहीं पढ़ना है फिलहाल, ठीक है। इतना जान लो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, जो भी हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, जो अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दो तीन ठो कैरेक्टरिस्टिक्स को मिला के अच्छा वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सामने वाला एक तो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, और वही जो है कैरेक्टरिस्टिक्स जो मिलेगा जिसमें जो पेड़ में, जो पौधा में, जो बीज में, उसको पूरा का पूरा खेती किया जाएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, हम लोग को जो भी प्रोडक्ट मिलेगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों का मिक्स होगा और अच्छा होगा, अच्छा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स, बुरा वाला कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होगा, ठीक है। समझ में आया? ये है तुम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन। तो क्रॉसिंग कैसे होगा, दिस क्रॉसिंग में भी इंटरवेराइटल, अच्छा इसको चेंज कर लेते हैं कलर को, व्हाइट व्हाइट सेम हो जा रहा है। इंटर वेरिएंटल बिटवीन डिफरेंट वेरिएंट, अलग अलग वेरिएंट में भी क्रॉसिंग होता है, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ सेम जीन्स, ठीक है। इंटर जेनेरिक मतलब कि बिटवीन डिफरेंस जीन्स, जेनरस मतलब डिफरेंट जीन्स जिसमें रहेंगे उसका भी होता है इंटरब्रीडिंग, ठीक है। डिफरेंट स्पीसीज का भी ब्रीडिंग होता है, और डिफरेंट वैरायटीज का भी ब्रीडिंग होता है, ठीक है। ब्रीडिंग कर दिए, हाइब्रिडाइजेशन कर दिए, नया जो प्रोडक्ट आया वो बहुत अच्छा रहेगा, जो हम लोगों को चाहिए, ठीक है। इसमें हम लोग जब लाइफ स्टॉक वगैरह पढ़ेंगे ना, लाइफ स्टॉक के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे, वहां पे भी होता है, ठीक है, उसके बारे में भी देखेंगे हम लोग, ठीक है। अब जेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, एक जीन्स डाल दो, जो भी मेरे को जीन्स चाहिए उसको मैं डाल दो, खत्म, ठीक है। स्पाइडरमैन में जो एनिमीज वगैरह जो रहते हैं वो लोग भी तो यही सब एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं बाबा, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन। अनदर वे ऑफ इंप्रूविंग द क्रॉप इज बाय इंट्रोड्यूसिंग अ जीन दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस रिजल्ट्स इन जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। जब मेरे को एक आम का पेड़ है, ठीक है, उसमें छोटा आम होता है, मीठा होता है, अब मेरे को उसको बड़ा करना है, खाली मीठा होता है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन अब मेरे को आम का साइज बड़ा चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एक जीन्स उठाऊंगा किसी दूसरे आम का पेड़ से, ठीक है। अब वो आम का पेड़ का जीन को मैं इसमें डाल दूंगा, अब क्या होगा, आम बड़ा होने लगेगा, है ना। बड़ा वाला जीन्स उठाऊंगा कि उसमें जो जीन में कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है ना, जीन से ही हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होता है, ठीक है। जब भी हम लोग का जन्म होता है, ठीक है, तो पेरेंट्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है वो जीन्स के थ्रू आता है, ठीक है। तो वही मान लो किसी भी दूसरे पेड़ से जिसका आम बड़ा होता है, ठीक है, वो जीन्स में उठाऊंगा, बड़ा होने का जीन्स को उठाऊंगा और दूसरा आम का पेड़ में डाल दूंगा, हो गया बेटा। अब आपको बड़ा आम भी मिलेगा और मीठा आम भी मिलेगा, ठीक है। यह है दो ठो एग्जाम्पल्स, हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन का, ठीक है। एग्जाम्पल है बीटी कॉटन, ठीक है। ये क्या होता है, मतलब कि कॉटन का एक पेड़ होता है ना, इसमें पहले ना बहुत मतलब कि ना ये लोग परेशान रहते थे कि उसमें कीड़े बहुत लग जाते हैं, है ना। तो क्या किए, कीड़े नहीं लगने के लिए, ठीक है, उन्होंने जेनेटिक कॉटन कंटेन्स जीन्स फ्रॉम अ बैक्टीरियम बैसिलस, क्या था यार, बैक्टीरियम बैसिलस थ्यूरिंगेनियस दैट प्रोटेक्ट इट फ्रॉम इंसेक्ट्स, नाम पड़ जाना, बहुत क्रिटिकल नाम है, ठीक है। ऐसा एक उसमें जीन्स, इसका जीन्स डाल दिए जो कि कॉटन को प्रोटेक्ट करता था, किससे, बैक्टीरिया से, ठीक है, बैक्टीरिया से या इंसेक्ट से, सॉरी, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करता था वो बैक्टीरिया, ठीक है। एक बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिंगेनियसिस, ऐसा कुछ नाम है, पढ़ लेना इसको, ठीक है। तो इसका जीन्स को इसमें डाल दिया जिसके थ्रू इंसेक्ट इसमें नहीं लगता है, ठीक है। चलो, फार्मर्स वुड नीड to be provided with a good quality seeds of a particular variety, that is the seeds should all be of the same variety and germinate under the same condition। मतलब कि फार्मर्स को ऐसा, मतलब कि जो खेती वेती करते हैं फार्मर्स लोग, ठीक है, उनको सीड्स जब देते हैं या फिर सीड्स जब वो लोग चूज करते हैं, तो ऐसा होना चाहिए कि सारा का सारा सेम क्वालिटी का होगा, बढ़िया क्वालिटी का होगा, और सेम कंडीशन में जर्मिनेट कर सके, यानी कि सेम कंडीशन में वो बनना शुरू हो, मतलब कि पौधा बनना शुरू हो या पेड़ बनना शुरू हो, जो भी, ठीक है। छोटा छोटा सा जर्मिनेशन मतलब क्या होता है, जब छोटा सा पौधा निकलता है ना जमीन से, ठीक है, बीज डालने के बाद, उसको हम लोग बोलते हैं जर्मिनेशन, ठीक है।
तो सेम कंडीशन में हो, जैसे कि ऐसा नहीं हो कि कोई है जो हाई टेम्परेचर में जर्मिनेट करेगा, कोई बोलेगा लो टेम्परेचर में जर्मिनेट करेगा, किसी को हाई वाटर चाहिए, किसी को लो वाटर चाहिए, ठीक है। ऐसा करने से तो क्या होगा, कुछ पौधा होगा कुछ नहीं होगा, क्योंकि सेम कंडीशन तो हमेशा रहेगा, सॉरी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन तो हमेशा नहीं आएगा ना, हमेशा सेम कंडीशन ही रहेगा जैसा भी रहेगा। इसीलिए फार्मर्स को ऐसे सीड्स मिलना चाहिए या देना चाहिए बोल रहे हैं, ठीक है। फार्मर जाके खुद खरीदेंगे ना, अभी तो वैसे दुकान में बहुत इजीली अवेलेबल रहता है ये सब सीड, ठीक है। अब ये छोटा सा है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन वगैरह एक टाइप से है, ठीक है, क्या क्या हम लोगों को चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, अब क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए होता है, ठीक है, क्यों हम लोग क्रॉप वैरायटी करते हैं, किस किस चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है, वो यहाँ पे थोड़ा सा बताया है, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग इसको। हाई इल्ड चाहिए, नॉर्मली अगर हम लोग इतना भी याद रखें तो उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है डिस्क्रिप्शन में जाने का, हम लोग को इतना ज़्यादा याद रखने का मतलब इतना ही कर लें तो काफ़ी है, ठीक है। फिर भी एक बार देख लेंगे हम लोग सारा का सारा। सबसे पहले हाई इल्ड चाहिए, सबसे ज़्यादा जितना ज़्यादा कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हाई इल्ड मतलब क्या एकड़ से एकड़ पूरा 100 एकड़ 200 एकड़ में पूरा लगा दिए, या तो इल्ड तो मिलेगा ही, है ना, बहुत सारा तो मिलेगा ही। अब बेटा कम से कम एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा यील्ड मिलना चाहिए, उसको हम लोग बोलते हैं हाई यील्ड, ठीक है। इंप्रूव क्वालिटी, अब क्वालिटी इंप्रूव करेंगे मतलब क्या, जैसे कि मैंने आम का एग्जांपल दिया सिंपल सा। अब मेरा आम जो है मीठा है लेकिन बड़ा नहीं होता है, तो हम लोग उसको बड़ा कर दिए, तो क्वालिटी बढ़ा ना। या फिर कोई आम है बड़ा है लेकिन मीठा नहीं होता, तो उसको मीठा कर दिए, तो हुआ ना, क्वालिटी इंप्रूव हुआ ना, वही हुआ इंप्रूव क्वालिटी। सिंपल सा नॉर्मल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, फिर इसको एक बार देख लेंगे हम लोग, ठीक है। फिर रेसिडेंस टू पेस्ट एंड डिजीजेस, लाइक तुम लोगों का जो डिजीज हो जाता है, तुम लोगों का कीटनाशक कीड़ा वाड़ा लग जाता है, उस सबसे तुम लोगों को रेसिडेंस मतलब कि रेजिस्टेंस नहीं होगा, सॉरी रेजिस्टेंस होगा, है ना, उन लोगों से बचाना है, ठीक है। ये सब चीज़ चाहिए। टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस, ठीक है। एनवायरमेंट मतलब कि कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाता है, कभी कभी बरसात हो जाता है, कभी फ्लोड आ जाता है, उन सब से किसी तरह ये सब बचे रहे क्या हम लोगों का खेती, ताकि किसान को ज़्यादा नुकसान ना हो और हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फूड प्रोवाइड हो सके, ठीक है। अर्ली मैच्यूरिंग वेराइटीज, अर्ली मैच्यूरिंग वेराइटीज मतलब क्या, सिंपल सी बात, आम का ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। आम का पेड़ देखिए बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, तो बहुत बड़ा बड़ा होता है, तब जाके उसमें आम का फल वल निकलता है, फ्रूट निकलता है, आम निकलेगा, ठीक है। अभी क्या होगा, तुम लोगों को ऐसा ऐसा वैरायटी का पेड़ मिल जाएगा ना, छोटा छोटा रहेगा, उसमें बड़ा बड़ा आम होगा, बहुत जल्दी जल्दी उसमें हो लगा, तो अर्ली मैच्योरेशन, बहुत जल्दी वो मैच्योर हो जाएगा, ठीक है। और भी दूसरा भी होता है, लाइक छोटा सा पेड़ में भी हो गया, क्या बजा रहे, छोड़ो, कुछ बजा जैसा लगा, ठीक है, ठीक है। एडेप्टेबिलिटी, ठीक है, डेवलप क्रॉप दैट कैन ग्रो वेल अंडर डिफरेंट क्लाइमेट एंड सोइल, वही सेम कंडीशन। एडेप्टेबिलिटी में डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में भी उसको अडेप्ट कर सके, डिफरेंट डिफरेंट क्लाइमेट में भी वो ग्रो कर सके, ठीक है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स, ठीक है, जो ट्रेड्स हम लोगों को चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे को अगर बड़ा आम चाहिए तो मेरे को बड़ा आम मिल जाएगा, जैसा ट्रेड्स मेरे को चाहिए वैसा मेरे को चाहिए भाई, ठीक है। अब कोई रहेगा ऐसा सनकी आदमी, मेरे को छोटा ही आम चाहिए लेकिन खट्टा आम चाहिए, अब क्या करेगा, फिर ले बेटा तू खट्टा आम ले, तो ऐसा कोई होता नहीं है, ऐसा किसी को रिक्वायरमेंट होता नहीं है। बट डिजायरेबल ट्रेड्स मतलब क्या, जो मेरे को चाहिए वो मेरे को चाहिए बाबा, सिंपल सी बात, मेरे को चाहिए मतलब चाहिए, है ना, मेरे को यही क्वालिटी यही कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे को इसमें चाहिए मतलब चाहिए, वो मेरे को दे, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू हम लोग देख लेते हैं, 2 मिनट, ठीक है। हाई यील्ड मतलब क्या, टू इंक्रीज द टोटल प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स पर यूनिट एरिया, ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, कम से कम एरिया में, ठीक है। एग्जांपल, डेवलपिंग हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ वीट्स एंड राइस, ज्यादा ऐसा ऐसा वैरायटी बनाएंगे जिसमें ज्यादा ज्यादा वीट्स एंड राइस प्रोडक्ट हो, प्रोड्यूस हो, ठीक है। इंप्रूव्ड क्वालिटी, ठीक है, एग्जांपल है तुम लोग, सॉरी, टू एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू, टेस्ट, फ्लेवर एंड मार्केट वैल्यूज ऑफ क्रॉप, ठीक है। जैसे कि मैंने आम का खाली टेस्ट का बताया था, मीठा, और भी बहुत सारी चीज रहता है, जैसे कि न्यूट्रिशनल वैल्यूज उसको बढ़ा देगा, उसमें ज़्यादा न्यूट्रिशंस मिलने लगेगा, ठीक है। टेस्ट तो बढ़ा ही देगा, फ्लेवर बढ़ा देगा उसका, क्या मस्त फ्लेवर है बोलेगा, आम का फ्लेवर है, आम तो है, और बहुत भी और भी बहुत सारा रहता है ना, उसमें तो फ्लेवर नहीं रहता, ठीक है। मार्केट वैल्यू उसका बढ़ा देगा ये सब चीज़ के थ्रू, ठीक है। एग्जाम्पल है प्रोटीन रिच पल्सेस, ऑयल रिच मस्टर्ड, ठीक है। पल्स में प्रोटीन बहुत बड़ा, पल्सेस में क्या रहता है, प्रोटीन रहता है ना, तो उसमें हम लोग प्रोटीन के लिए पल्स खरीदते हैं, उसमें और प्रोटीन बढ़ा देगा, ले बेटा और खा, ठीक है। ऑयल रिच मस्टर्ड, मस्टर्ड से हम लोग तेल निकालते हैं, अब 1 किलो मस्टर्ड से मान लो 100 ग्राम तेल निकला, अब 1 किलो मस्टर्ड से 200 ग्राम तेल निकल रहा है, ठीक है, तो और अच्छा है, ठीक है, समझ में आया।
रेजिस्टेंस टू पेस्ट एंड डिजीज, टू रिड्यूस क्रॉप लॉस कॉज्ड बाय इंसेक्ट्स, फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। ठीक है, इन लोगों से बचाने के लिए हम लोग ऐसा ऐसा वैरायटी को इम्प्रूव करते हैं कि हम लोगों का मतलब कि जैसे कि मैंने खाली इसका बताया था ना, बैक्टीरिया, सॉरी क्या बोलते हैं इसको, इंसेक्ट्स के बारे में बताया था। ठीक है, कीड़ा उड़ाने लग जाता है तो फंगी से भी बचाता है, बैक्टीरिया से बचाता है और वायरसेस वगैरह से भी हो जाता है। ठीक है, ये सब डिजीज हो जाते हैं इन लोगों को, ये सब के थ्रू डिजीज होता है। जैसे कि खाली इंसान को ही डिजीज, इंसान और जानवर को ही डिजीज नहीं होता, क्रॉप्स को भी डिजीज होता है। उन सबसे बचाने के लिए इंप्रूव करते हैं। ठीक है, टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेस लाइक टू हेल्प क्रॉप्स सर्वाइविंग अंडर ड्रॉट, फ्लूड, साइलिनिटी, क्या है भाई साइलिनिटी देख लेना, सॉलिनिटी, सॉरी नमक नमकीन हो जाता है एक टाइप से। ठीक है, और एक्सट्रीम टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी वो सर्वाइव कर जाए। एग्जाम्पल है तुम लोगों का ड्रॉप रेजिस्टेंस मेज। ठीक है, ऐसा एक तो मेज बनाया गया जो कि ड्रॉप को रेजिस्टेंस कर सके। ठीक है, अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज, ठीक, अर्ली मैच्योरिंग वेराइटीज। ठीक है, टू शॉर्टन द क्रॉप ड्यूरेशन सो दैट मल्टीपल क्रॉपिंग इन ईयर इज पॉसिबल, मतलब कि जल्दी से जल्दी, अगर ये तो मैंने आम का एग्जांपल दिया था। ठीक है, और दूसरे भी होते हैं जैसे कि गेहूं हो गया, धान हो गया, ठीक है, या फिर मक्का, बाजरा, गन्ना, जितने भी है जल्दी से जल्दी मैच्योर हो जाएंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी पक जाएंगे। लाइक तुम लोगों का ये भी हो गया, वाटरमेलन वगैरह हो गया, 1 महीना 2 महीने में पक जाएगा, 3 महीने में पक जाएगा पूरा। सो जल्दी से जल्दी हार्वेस्ट कर सकेंगे, काट सकेंगे, फिर दूसरा क्रॉप उसी में उगा सकेंगे। ये भी एक इसका प्लस पॉइंट है ना। अर्ली मैच्योरिटी, एडेप्टिबिलिटी टू डेवलप क्रॉप्स दैट कैन ग्रो वेल अंडर डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सॉइल कंडीशन, अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग सॉइल का कंडीशन में वो ग्रो कर सकता है। कैसा भी क्लाइमेट हो, कैसा भी सॉइल हो, वो ग्रो कर सकता है। डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रैट्स, ठीक है, जो भी हम लोग को रिक्वायरमेंट, जैसे कि टू इंप्रूव ट्रैट्स लाइक टॉलनेस, ब्रांचिंग और लॉजिंग रेसिडेंस फॉर बेटर कल्टीवेशन एंड हार्वेस्टिंग। जो जैसा चाहिए, जैसे मैं बताया, जैसे डिजायर चाहिए मेरे को, डिजायर्ड ट्रैट्स चाहिए मेरे को, टॉलनेस चाहिए मेरे को, बड़ा चाहिए, ठीक है, मेरे को बहुत सारा ब्रांच चाहिए, तो वो मेरे को मिल जाता है इससे। ठीक है, किससे? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, सुबह सुबह आ गए शायद मच्छर मारने वाले। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, सॉरी हाँ प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब अभी हम लोग देख लिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, अब देखेंगे हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, अब सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? क्रॉप प्रोडक्शन मींस यूजिंग साइंटिफिक एंड सिंथेटिक मेथड टू ग्रो क्रॉप्स एफिशिएंटली एंड इंक्रीज यील्ड। ठीक है, मतलब कि बहुत सारा मेथड होता है, मेनली हम लोग देखेंगे साइंटिफिकली क्या है। बहुत अच्छा हम लोग उसमें काम कर सकते हैं, अच्छा उसमें केमिकल्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले हम लोग हाइब्रिडेशन वगैरह क्या है, सब साइंटिफिक मेथड से तो है ना। साइंटिफिक नए साइंटिफिक मेथड्स वगैरह यूज़ करके, सिंथेटिक मेथड यूज़ करके हम लोग क्रॉप्स का एफिशिएंसी या क्रॉप्स का यील्ड को बढ़ा सकेंगे। ठीक है, दिस एम टू गेट बेटर क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स विथ मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, इसका एम क्या होता है? ज्यादा अच्छा से अच्छा क्वालिटी और ज्यादा अच्छा से अच्छा क्वांटिटी हम लोगों को मिल सके क्रॉप्स का। ठीक है, विथ मिनिमम कॉस्ट, कम से कम कॉस्ट में। ठीक है, ये इसका काम रहता है। इट इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न। ये 3 चीज में याद रखना, क्या क्या? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, इरिगेशन और क्रॉपिंग पैटर्न। न्यूट्रिएंट्स वगैरह सब कुछ में देते हैं। ठीक है, अच्छा इसको हम लोग देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी को लो कॉस्ट और नो कॉस्ट। ठीक है, एक सबसे लो कॉस्ट होता है, एक नो कॉस्ट होता है, बिल्कुल सॉरी स्टार्ट होगा तुम लोग नो कॉस्ट से, बिल्कुल जीरो कॉस्ट। ठीक है, एक होता है नो कॉस्ट से, एक होता है तुम लोग का लो कॉस्ट से, एक होता है थोड़ा सा हाई कॉस्ट। ठीक है, उसमें मॉडर्न टेक्निक वगैरह ये यूज करते हैं, तो उसी को हम लोग ऐसे लो लेवल, मीडियम लेवल और हाई लेवल में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, देयर आर 3 लेवल्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन प्रैक्टिस बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट एंड टेक्नोलॉजी। ये सब जो है मेनली इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट, जितना कम इन्वेस्टमेंट उतना कम साइंटिफिक या फिर नया नया डेवलप टेक्नोलॉजी रहता है। ठीक है, और जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे, नया नया टेक्नोलॉजी वगैरह मिलेगा तुम लोग को, और अच्छे से ग्रो करो, कम मेहनत ज़्यादा ग्रो।
ठीक है। जैसे कि लो लेवल में क्या होता है, ट्रेडिशनल फार्मिंग वगैरह विथ लो इन्वेस्टमेंट यूजिंग ब्लॉक्स एंड मैनुअल लेबर। सिंपल सी बात हो, बैलगाड़ी नहीं होता क्या, बैलगाड़ी वगैरह हुआ, और हाथ का खुद का इंसान का खुद का लेबर से हम लोग करते हैं। ये है लो कॉस्ट, ठीक है, ट्रेडिशनल, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग, ठीक है। दूसरा हुआ मीडियम, थोड़ा मोड़ा यूज कर लेंगे हम लोग, ठीक है, यूज ऑफ सम मॉडर्न इनपुट्स, ठीक है, यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड इंपॉर्टेंट सीड्स, इंप्रूव्ड सीड्स, थोड़ा थोड़ा अच्छा सीड ले लेंगे, ठीक है, दुकान में सस्ता में मिल जाता है लेकिन थोड़ा सा कॉस्ट लगेगा ही, ठीक है, वो ले लेंगे, थोड़ा सा फर्टिलाइजर यूज कर लेंगे, ठीक है, और थोड़ा मोड़ा जो भी है मॉडर्न, ये चल जाएगा। मेडिकल हाई लेवल में जो होता है पूरा मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगा, हाई इन्वेस्टमेंट रहेगा, इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी रहेगा, यूज ऑफ मशीनरी, इरिगेशन सिस्टम, हाइब्रिड सीड्स, मतलब पूरा हाइब्रिड सीड्स रहेगा, इरिगेशन सिस्टम, अलग अलग इरिगेशन सिस्टम रहता है ना, उसमें मशीन लगा के पूरा इरिगेट करते हैं, मतलब पूरा का पूरा पानी फैलाता है। अभी क्या है मॉडर्न टेक्नोलॉजी में, क्या करेगा, पानी लेके आएगा, डालेगा, ठीक है, फिर ट्यूबवेल वगैरह तो मिडिल में आ जाएगा तुम लोगों का, ट्यूबवेल अगर यूज करते हो तुम लोगों का मीडियम लेवल में एक टाइप से आ जाएगा, ठीक है। चलो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, इतना काफी है, ठीक है। लो कॉस्ट, नो कॉस्ट और हाई कॉस्ट, ठीक है, नो कॉस्ट, लो कॉस्ट, हाई कॉस्ट, ठीक है। चलो अब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। सबसे पहला ए, अभी हम लोग जो देखे ना प्रोडक्शन मैनेजमेंट का 3 पार्ट देखे थे हम लोग। सबसे पहला न्यूट्रिएंट्स मैनेजमेंट, इरिगेशन, और तीसरा तुम लोगों का क्रॉपिंग पैटर्न। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है। न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में हम लोग क्या चाहिए, देखो, प्लांट्स रिक्वायर 16 एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स फॉर प्रॉपर ग्रोथ। 16 एसेंशियल रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब 16 प्रोटीन, क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए ही चाहिए उन लोगों को, ठीक है, ग्रोथ के लिए। वो उसमें से एक भी नहीं मिलेगा तो वो मर जाएंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं होगा उनका ग्रोथ। सबसे पहला क्या है उन लोगों का, पहला क्या, मतलब कि एयर जो है 3 तो सप्लाई करता है, क्या क्या, कार्बन, ऑक्सीजन एंड वाटर सप्लाई, हाइड्रोजन, सॉरी, एयर जो है 2 सप्लाई करता है, कार्बन और ऑक्सीजन, और वाटर जो है वो हाइड्रोजन सप्लाई करता है, 3 मिल गया उसको। बाकी जो 13 है वो मिल जाता है तुम लोगों को ये सॉइल से, एंड सॉइल सप्लाई द अदर 13 न्यूट्रिएंट्स टू प्लांट्स, ठीक है, समझ में आया। 2 सप्लाई करता है कौन, एयर, क्या क्या, ऑक्सीजन और तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी कार्बन से सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तो ले लेता है जो, लेकिन कार्बन यहाँ पे बोला हुआ है, ठीक है, कोई नहीं, हम लोग कार्बन ले लेते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या, ऑक्सीजन तो मिक्स है ना कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है, तो कार्बन और ऑक्सीजन जो भी है ले लेता है तुम लोगों का एयर से, ठीक है। वाटर से मिल जाएगा उसको हाइड्रोजन, ठीक है। बाकी जो 13 है वो तुम लोगों को मिट्टी से मिलता है, ठीक है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है बाबू। एक बोलते हैं हम लोग माक्रो न्यूट्रिएंट और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। माक्रो का मतलब थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, अब माइक्रो का मतलब छोटा, बहुत छोटा होता है, ठीक है, ये चीज याद रखना। तो माक्रो मतलब क्या, नीड इन लार्ज अमाउंट, ठीक है, ज्यादा अमाउंट में चाहिए हम लोगों को, उसको हम लोग बोलते हैं माक्रो न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, एक माक्रो, एक माइक्रो। जो ज्यादा अमाउंट में चाहिए वो माक्रो, और जो कम अमाउंट में चाहिए वो माइक्रो। तो ज्यादा अमाउंट में क्या चाहिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब चाहिए हम लोगों को। किससे, सॉइल से मिलता है ये सब चीज। अब सॉइल जो है वो किसी में कम रहता है तो हम लोग अलग अलग मैनर, फर्टिलाइजर वगैरह, अलग अलग चीज वगैरह यूज करते हैं उसको देने के लिए, ठीक है, जो कमी है उसको पूरा करने के लिए। और दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, नीड्स फॉर स्मॉल अमाउंट, एग्जांपल है जिंक, आयरन, कॉपर, ये सब भी चाहिए बाबा, ऐसा नहीं कि नहीं चाहिए, ठीक है, ये सब भी चाहिए, अब वो कम अमाउंट में चाहिए, ज्यादा अमाउंट में नहीं चाहिए, ठीक है, समझ में आया। सबसे पहले सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हम लोग देख लिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए हम लोगों को, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एनीहाउ चाहिए। अगर नहीं मिलता है तो हम लोग क्या क्या सोर्स यूज करते हैं, वही है हम लोगों का सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट। नॉर्मली तो मिट्टी बोल दो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट, खत्म हो गया, उतना ही सा। लेकिन अगर मिट्टी में वो न्यूट्रिएंट कम है या वो न्यूट्रिएंट नहीं है, या फिर एक खेती करने से वो न्यूट्रिएंट सारा का सारा ले लिया, जमीन में न्यूट्रिएंट कम बचा, तो कहाँ से हम लोग उसको भरपाई करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला आ गया तुम लोग का सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट में मैनर, ठीक है, मेनली 2 ही तुम लोग जानोगे, 2 नहीं 3, एक पकड़ दो। मेन होता है तुम लोग का मैनर और फर्टिलाइजर 2, और एक तुम लोग ग्रीन मैनर, वही मैनर के अंडर में ही आएगा, ठीक है। तो मैनर और फर्टिलाइजर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैनर मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर होता है फ्रॉम एनिमल और प्लांट वेस्ट, ठीक है, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड फर्टिलिटी। एग्जांपल है तुम लोगों का कंपोस्ट, फार्म मैनर, ग्रीन मैनर, ये टाइप का रहता है तुम लोगों का, ठीक है। देखो सिंपली तुम लोग देखे होगे गाय वगैरह का जो गोबर होता है, ठीक है, गाय का गोबर हुआ, या फिर तुम लोगों का कोई सड़ा गला सब्जी वगैरह जो भी हुआ, ठीक है, सबको ना
नॉर्मली बाहर रख देते हैं, मेनली गाय का गोबर को मान लो, ठीक है, और भी बहुत सारा रहता है, गाय ये बोलते हैं ना हम लोग वेस्ट, एनिमल वेस्ट एंड प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट, मतलब जानवरों का जो पट्टी वगैरह रहता है, जो वेस्ट रहता है वो, और प्लांट जो सड़ गल गया है, जो काम का नहीं है, उसका वेस्ट को मिला के कहीं रख देते हैं, उसको छोड़ देते हैं, वो अपने आप डिकम्पोज होते रहता है, लास्ट में वो फर्टिलाइजर मैनर बन जाता है, उसी को हम लोग खेती वगैरह में यूज़ करते हैं। उससे क्या होता है ना, ये पूरा ऑर्गेनिक तरीका है बाबू, इससे कुछ भी हार्म नहीं होता, ठीक है। फर्टिलाइजर में भी हम लोग देखेंगे बहुत मतलब कि बहुत हार्मफुल तो नहीं, लेकिन हार्मफुल रहता है, ज़्यादा अगर यूज़ करोगे तो बहुत हार्म होगा तुम लोगों को, ठीक है, इसलिए लिमिटेड अमाउंट में यूज़ करते हैं उसको, किसको, फर्टिलाइजर को। तो मैनर बढ़िया है भाई, मैनर अगर यूज़ करके तुम करते हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है तुम लोगों का, ये एग्जाम्पल फार्म इसका मैनर का और बढ़िया से भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, अलग अलग टाइप का, जैसे कि तुम लोगों का कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट होता है और ग्रीन मैनर, 3 टाइप का मैनर देखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं क्या कहता है, टाइप्स ऑफ मैनर बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल यूज, कौन कौन सा मटेरियल यूज होता है और कैसे वो बनता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि क्या होता है तुम लोगों का अलग अलग मैनर, ठीक है। चलो सबसे पहला कंपोस्ट है ना, मेड फ्रॉम डिकम्पोज्ड प्लांट एंड एनिमल वेस्ट, ठीक है, लाइक वेजिटेबल पील्स, वीड्स एंड एनिमल डंग, ठीक है, रिच इन ह्यूम्स एंड इम्प्रूव सॉइल फर्टिलिटी। सिंपल सी बात, जैसे अभी मैंने बताया, उसको हम लोग कंपोस्ट बोलते हैं, ठीक है। कंपोस्ट लाइक तुम लोगों का एनिमल वेस्ट हुआ, डंग वगैरह जो है ना, एनिमल डंग या गाय का गोबर हुआ, और भी किसी का मेनली तो गाय का गोबर ही लेते हैं, ठीक है। और तुम लोगों का वेजिटेबल पील्स, वीड्स वगैरह जो भी हुआ, वेजिटेबल का जो सड़ा गला पार्ट है या फिर जो भी, वो सबको एक जगह में रख देंगे, वो अपने आप डिकम्पोज हो जाएगा, बन गया बेटा वो क्या, तुम लोगों का कंपोस्ट मैनर, ठीक है। उसमें बहुत सारा ह्यूम्स रहता है, इंप्रूव सॉइल, ये सॉइल फर्टिलिटी बता दो, कोई भी मैनर सॉइल फर्टिलिटी को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल है तुम लोगों का कंपोस्ट मेड फ्रॉम किचन वेस्ट, फार्म रेसिड्यू, फार्म का रेसिड्यू से, फार्म का जो बचा कुछ चीज़ रहता है या फिर वेस्ट रहता है, फार्म में भी गाय पालते हैं ना, गाय का वेस्ट रहता है, वो सबसे बनता है कंपोस्ट, ठीक है। अब वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, यही कंपोस्ट में जब तुम लोगों का अर्थवर्म्स लग जाता है, अर्थवर्म्स के थ्रू जो कंपोस्ट होता है उसको हम लोग बोल देंगे वर्मी कंपोस्ट, मेड बाय यूजिंग अर्थवर्म्स टू डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट। यही तो है सब ऑर्गेनिक वेस्ट, जो भी मैंने बोला ये सब तो है ऑर्गेनिक वेस्ट, है ना। ये ऑर्गेनिक वेस्ट में जब अर्थवर्म लग जाता है, अर्थवर्म के थ्रू जब ये डिकम्पोज होता है, तो हो गया तुम लोग का वर्मी कंपोस्ट। द वर्म ईट एंड ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग न्यूट्रिएंट रिच मैनर कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, समझ में आया, वही चीज है। एग्जाम्पल अर्थवर्म बेस्ड कंपोस्ट फ्रॉम वेजिटेबल वेस्ट, ठीक है, ये उसका एग्जाम्पल दे दिया भाई, ठीक है। अब ग्रीन मैनर क्या होता है भाई, ठीक है, देखो ये देख रहे हो, कुछ ऐसे पौधे होते हैं, ठीक है, जो कि उगाने के बाद उसी को ना खेती में, मतलब कि ऐसे करके देखो, ये जो ट्रैक्टर चला के जो खेती किया ना, अब उसी में मिट्टी में दबा देगा, है ना। अब वो जो रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स रहता है वो पौधा के थ्रू हम लोगों को, पेड़ के पौधा के थ्रू हम लोगों को मिल जाएगा, वो मिट्टी में मिल जाएगा उसका रिक्वायरमेंट, और मिट्टी के थ्रू फिर जो नया खेती होगा, जो नया क्रॉप होगा उसमें मिल जाता है, ठीक है। वही दिया तुम लोग का, मेड फ्रॉम ग्रीन प्लांट्स और क्रॉप्स, लाइक तुम लोग का सुनहेम, धैंचा, क्या क्या नाम है, दैट आर ग्रोन एंड देन प्लाउड बैक इनटू द सॉइल बिफोर दे मैच्योर, ठीक है। उन लोग का मैच्योर होने से पहले ही उसको काट के या फिर उसको रोंद दिया जाता है पूरा, और उसी मिट्टी में छोड़ दिया जाता है, फिर मिला दिया जाता है ना। एड्स नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर टू द सॉइल, ये जो पौधे हैं नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक मैटर को मिला देते हैं, यही एग्जाम्पल दिया हुआ है इसका, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं ग्रीन मैनर, ठीक है। अलग अलग टाइप के मैनर को जाने, 3 अलग अलग टाइप। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फर्टिलाइजर। देखो फर्टिलाइजर जो है केमिकल से बना होता है, फैक्ट्री वगैरह में बनता है, ठीक है। फर्टिलाइजर आर केमिकली प्रिपेयर्ड सब्सटेंस दैट आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसमें बहुत न्यूट्रिएंट्स रहता है बाबू, ठीक है, बहुत अच्छा ग्रो भी करता है, लेकिन वो डैमेज भी वैसे ही, डैमेज क्या प्लांट को डैमेज नहीं करेगा, प्लांट मतलब कि सॉइल को डैमेज कर देगा। सॉइल में जब बारिश वारिश होता है तो उसके थ्रू तुम लोगों का वाटर पॉल्यूशन कर देगा, एक टाइप से एयर पॉल्यूशन भी बोल सकते हो थोड़ा मोड़ा, ठीक है। ये सब चीज़ करता है, मेनली सॉइल पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन बोलते हैं इसके थ्रू, ठीक है।
प्लांट न्यूट्रिशन लाइक, इसमें बहुत रिच होता है, प्लांट न्यूट्रिशन वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। न्यूट्रिशन लाइक एग्जांपल नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम, ये तीन तो मेनली याद रखना, ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम, इस तीन चीज़ के लिए मेनली यूज किया जाता है, ठीक है, यूरिया में रहता है। दे आर एडेड टू द सॉइल टू मेक इट मोर फर्टाइल एंड टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड। सॉइल में मिलाए जाते हैं जो जिस चीज़, मान लो किसी मिट्टी में नाइट्रोजन का कमी है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन का ही यूरिया मिलाएंगे, वो यूरिया क्या होगा, आराम से पानी में घुल जाता है, पानी के साथ फिर मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिलने के बाद वो मिट्टी के थ्रू क्या पेड़ पौधे जो भी रहते हैं हम लोगों का क्रॉप जो रहता है वो मिट्टी के थ्रू उसको ऑब्जर्व कर लेगा, ठीक है, और बहुत अच्छा क्रॉप होगा। हो गया। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर, पोटासियम फर्टिलाइजर और तीनों का मिक्स एनपीके, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटासियम फर्टिलाइजर, ठीक है, ये तो है। नाइट्रोजन फर्टिलाइजर क्या क्या होता है उसका नाम दे दिया है, यूरिया, एमोनियम सल्फेट, ये दिया हुआ है, ठीक है। फास्फोरस फर्टिलाइजर कौन सा है, सल्फेट ऑफ लाइम, ठीक है। फास्फोरस है फॉस्फेटिक और पोटासिक, अच्छा पोटासिक मतलब पोटासियम रहता है उसमें, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, ये सब नाम लिख देना, मेनली इसको याद रखना। देखो एनपीके ये सब उतना नहीं आएगा लेकिन एनपीके आता है, ठीक है, एनपीके याद रखना, अ मिक्सचर दैट प्रोवाइड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम टुगेदर, ऐसा मिक्सचर है जो कि नाइट्रोजन, पोटासियम और तुम लोगों का क्या के पोटासियम और फास्फोरस तीनों का तीनों एक साथ देता है, ठीक है। ये एनपीके याद रखना, ये इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है, एनपीके हुआ, यूरिया हुआ, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट आता है क्वेश्चन में। एडवांटेजेस क्या क्या है फर्टिलाइजर का, बहुत इजी है यूज करने के लिए, ठीक है, दे आर इजी टू स्टोर, ट्रांसपोर्ट एंड अप्लाई, स्टोर करने के लिए भी इजी है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए भी छोटा छोटा सा रहता है, आराम से हो जाता है, अप्लाई करने में इजी है। दे आर सॉल्यूबल इन वाटर सो प्लांट्स कैन एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स क्विकली, ठीक है। दे इंक्रीज क्रॉप यील्ड रैपिडली, क्रॉप यील्ड को बहुत इजीली रैपिडली बढ़ाया जाता है। दे सप्लाई क्या स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स नीड बाय क्रॉप्स, मतलब कि मैनर में क्या होता है हम लोग का कुछ स्पेसिफिक नहीं रहता, डालो सबका सब बढ़ेगा उसमें, ठीक है। बट इसमें क्या रहता है, हम लोग को अगर नाइट्रोजन चाहिए तो आराम से खाली नाइट्रोजन का हम लोग यूरिया ला सकते, नाइट्रोजन का खाली यूरिया ला सकते हैं, या नाइट्रोजन का खाली हम लोग फर्टिलाइजर ला सकते हैं। पोटासियम का चाहिए सिर्फ पोटासियम का ला सकते हैं, है ना। तो वही बोला है, बहुत ईजी होता है स्टोर करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए, ठीक है। वाटर में आराम से सॉल्यूबल हो जाता है, तो वाटर से आराम से मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से आराम से ये लोग ले लेते हैं, कौन, पेड़ पौधे जो भी चाहिए, ठीक है। इंक्रीज क्रॉप यील्ड रैपिडली, बहुत जल्दी जल्दी क्रॉप का यील्ड बढ़ाता है ये, ठीक है। और सप्लाई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स, जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है उसको देता है ये, ठीक है, समझ में आया। चलो इसका डिसएडवांटेजेस क्या क्या होता है देख लो, जैसे कि मैंने बताया सॉइल पोल्यूशन करता है, वाटर पोल्यूशन करता है, ठीक है, एक्सेस यूज ऑफ मेक सॉइल लेस फर्टाइल, लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। दे कैन पोल्यूट वाटर व्हेन वॉश्ड अवे बाय रेन, दे डिस्ट्रॉय सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सॉइल में जो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जो गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, जो हेल्प करते हैं हम लोगों का, लाइक इसको बढ़ाने में, सॉइल का फर्टिलिटी वगैरह बढ़ाने में, वो सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। कंटिन्यूस यूज चेंजेस द सॉइल स्ट्रक्चर एंड रिड्यूस इट्स वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बहुत ज़्यादा इसको अगर यूज करते हो, रेगुलर अगर यूज करते हो तो वाटर होल्ड कैपेसिटी मेनली जो रहता है, मतलब कि मिट्टी जो ना वाटर को होल्ड करके रखता है, वही वाटर को प्लांट वगैरह एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, तो वो होल्ड करने की कैपेसिटी खत्म हो जाता है, तो वाटर बह जाता है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट देख लेते हैं, किसमें डिफरेंस बिटवीन मैनर एंड फर्टिलाइजर। मैनर फर्टिलाइजर, ठीक है, मैनर क्या होता है, ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं, ऑर्गेनिक होते हैं और नेचुरल होते हैं, ये केमिकल और सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। प्रोवाइड ह्यूम्स, ये ह्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, ये डज नॉट प्रोवाइड ह्यूम्स, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, थोड़ा अमाउंट में इसमें न्यूट्रिएंट रहता है, इसमें बहुत अमाउंट में रहता है बाबू, ठीक है। इंप्रूव सॉइल टेक्सचर, सॉइल का टेक्सचर को बढ़ा देता है, ये नॉट इफेक्ट ऑन सॉइल टेक्सचर, कोई इफेक्ट ही नहीं करता सॉइल टेक्सचर में, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऑर्गेनिक फार्मिंग, सिंपल सी बात है यार, जितना भी ऑर्गेनिक टाइप का जो मैनर वैनर है ना, वो सबको यूज करके जो फार्मिंग करोगे उसको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज सिंपल ऑफ सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिलाइज ऑन बायोलॉजिकल इनपुट लाइक कंपोस्ट, ग्रीन मैनर, बायोफर्टिलाइजर एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स, ठीक है।
कोई भी केमिकल यूज नहीं करना, सब नेचर से जो जो मिला है उसी को यूज करना है, खत्म हो गया तुम लोगों का ग्रीन ऑर्गेनिक फार्मिंग। ठीक है, इसका एडवांटेजेस क्या क्या है थोड़ा सा देख लो। क्या क्या है, सबसे पहले इको फ्रेंडली रहता है, नो केमिकल पॉल्यूशन और सॉइल एयर एंड वाटर, कोई भी पॉल्यूशन नहीं फैलाता, इको फ्रेंडली रहता है ये। ठीक है, मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल का स्ट्रक्चर को भी नहीं बिगाड़ता, फर्टिलिटी भी मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इंप्रूव सॉइल स्ट्रक्चर एंड इंक्रीज ह्यूम्स। ठीक है, हेल्थियर प्रोड्यूस। ठीक है, बहुत जो प्रोड्यूस देता है वो हेल्दी रहता है, मतलब केमिकल से जो प्रोड्यूस मिलता है हम लोगों को, जो क्रॉप्स वगैरह मिलता है, कुछ कुछ हार्म करता है हमारे बॉडी में। ठीक है, केमिकली उतना अच्छा नहीं रहता है। ठीक है, ये क्या रहता है, ये कोई हार्म नहीं करेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। ठीक है, फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल रेसिड्यूज, बहुत पूरा फ्री रहता है, हार्मफुल केमिकल्स में रहता है। लो कॉस्ट रहता है, ज़्यादा पैसा लगता नहीं। क्या हम लोग को केमिकल खरीदने में पैसा लगता है, ये सब में पैसा ज़्यादा लगता नहीं है बाबू। ठीक है, आराम से कम पैसा में हो जाता है। ठीक है, यूजेज लोकली अवेलेबल नेचुरल इनपुट्स, लोकली जो अवेलेबल रहता है नेचुरली वो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। सस्टेनेबल, ठीक है, लंबा सस्टेन करता है, केमिकल वगैरह से जो बनता है ना, लाइक तुम लोगों का देखना केमिकल से कभी केला वगैरह जो फ्रूट्स वगैरह पकाते हैं वो जल्दी पक जाएगा, जल्दी खराब भी हो जाएगा। ठीक है, ये सब जो रहता है बहुत लंबा चलता है। कीप द एनवायरमेंट एंड प्रोडक्टिविटी बैलेंस फॉर द फ्यूचर, बैलेंस करके रखता है प्रोडक्टिविटी। और क्या, चलो अब हम लोग आ जाते हैं सेकेंड पार्ट, इरिगेशन। ठीक है, इरिगेशन मतलब पानी का सप्लाई, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबसे पहला द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ। ठीक है, अब ग्रोथ चाहिए या फिर पेड़ पौधा खेती वगैरह करना तो पानी तो चाहिए ही चाहिए बाबा, मिट्टी पानी। ठीक है, तो पानी का जो हम लोग का सोर्स है वो बहुत सारा रहता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन अलग अलग टाइप का सोर्स रहता है। मेनली स्टार्टिंग से हम लोग देखते हैं वेल, कुआं है ना, कुआं हो गया, ट्यूबवेल, क्या इसी में एक ट्यूब लगा दो, मोटर वोटर फिट कर दो, हो गया ट्यूबवेल। ठीक है, बहुत सारा रहता है कि बोरिंग खोदते हैं, बोरिंग खोद के वहाँ पर ट्यूबवेल लगाते हैं, वो भी है ट्यूबवेल, है ना। फिर कैनाल्स नहीं दिया है इसमें, लेकिन कैनाल्स वगैरह जो होता है ना, नाला टाइप, उन लोग का डैम वगैरह से निकलेगा नाला, बहुत सारा डैम से हुआ, अलग अलग नाला, एक कैनाल वगैरह, क्या बोलते हैं इसको, नदी वगैरह जा रहा है, उससे छोटा सा काट के कैनाल निकाल दिए, वो अपना खेती में पानी वानी दे रहा है, वो गया कैनाल। रिवर्स तो पता ही है आप लोगों को क्या होता है रिवर्स, है ना, उससे मिलता है, टैंक से मिलता है, बहुत सारा टैंक वगैरह बना के रखते हैं। ठीक है, ये है तुम लोगों का सोर्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ से पानी आता है। ठीक है, ये सबसे पानी मिलता है और सब जगह हम लोग पानी वगैरह फैलाते हैं। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम मेनली दो टाइप का हम लोग देखेंगे। क्या क्या होता है, एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, एक होता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है, मॉडर्न मेथड होता है ये सब इरिगेशन सिस्टम का। मॉडर्न मेथड क्या क्या है, मेनली हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे। ठीक है, एक होता है तुम लोगों का स्प्रिंकलर, देखो स्प्रिंक कर रहे हैं ना पूरा चारों तरफ, थोड़ा पानी मस्त आराम से स्प्रिंक जैसे बारिश के जैसे कर रहा है। ठीक है, और दूसरा है ड्रॉप इरिगेशन सिस्टम, ये वहाँ यूज़ किया जाता है जहाँ पर आपको ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कम से कम पानी में वो क्रॉप आराम से ग्रो कर सकता है। तो क्या है, ऐसे पूरा पाइप जैसा पूरा बिछा देंगे पूरा खेत में, क्रॉप में, वहाँ टिप टिप टिप, वहाँ थोड़ा पाइप में छेद कर देते हैं, वहाँ टिप 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 करके वहाँ से पानी गिरते रहता है। तो क्या उतना पानी में ही ये क्रॉप्स आराम से ग्रो करते हैं। ठीक है, बट बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जैसे कि तुम लोग खरीफ क्रॉप्स, ठीक है, जो इसको सिर्फ और सिर्फ बरसात में, रेनी सीजन में ही उगाया जाता है। एक सोर्स वो भी है बरसात, सोर्स इसमें नहीं लिखा हुआ है, बरसात नहीं लिखा हुआ है इसमें, बारिश। ठीक है, तो वो बरसात का पानी से ही ग्रो कर पाते हैं क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पानी का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, तो वैसे क्रॉप को सिर्फ और सिर्फ बरसात के सीजन में ही उगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर कम रिक्वायरमेंट में हो गया, कम पानी में हो गया, वहां पर कम पानी में नहीं होगा, इसलिए उसको बरसात में उगाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ इरिगेशन क्या है, एंश्योर रेगुलर वाटर सप्लाई, रेगुलर वाटर सप्लाई मिलता है। हेल्प्स इन सीड जर्मिनेशन इजीली हो जाता है। ठीक है, सप्लाई न्यूट्रिएंट्स डिजोल्व इन वाटर, जैसे कि मैंने बताया था फर्टिलाइजर वगैरह क्या वाटर में डिजोल्व हो जाता है, तो वाटर से फिर मिट्टी में मिल जाता है, मिट्टी से फिर तुम लोगों का क्या बोलते हैं, पेड़ वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है। अगर वाटर में वो मिलेगा ही नहीं सप्लाई, तो फिर मिट्टी में भी नहीं मिल पाएगा और वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेंटेन सॉइल मॉइस्चर फॉर ग्रोथ, सॉइल का जो मॉइस्चर रहता है, हल्का पानी जो रहता है ना, उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न हम लोग यहाँ पर मेनली 3 टाइप का देखेंगे। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न जो होता है, एक लैंड में अलग अलग टाइप के जो क्रॉप करते हैं, या डिफरेंट तरीके से जो क्रॉप करते हैं, वो होता है क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, तो मेनली 3 टाइप का देखें, एक होता है मिक्स क्रॉपिंग, एक होता है इंटर क्रॉपिंग और एक होता है
रोटेशन, क्रॉप रोटेशन, ठीक है। इसको शॉर्टकट में बताऊं, मिक्स क्रॉपिंग मतलब क्या, ठीक है, अलग अलग टाइप, मतलब कि 2 ठो 3 ठो 4 ठो बीज ले आओ अलग अलग टाइप का, जैसे कभी धान का, गेहूं का, मक्का का, ऐसे करके एक टाइप ले आओ और छींट दो। हालांकि ये नहीं होता है, उसके भी तरीके होते हैं कि ऐसे नहीं कोई भी तुम बीज छींट दोगे, ठीक है। इसके बारे में मेरे को ज़्यादा आइडिया नहीं है बाबा, ठीक है, बट यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिया है, डोंट वरी। वीट और ग्राम जैसे है, 2 ठो है, ठीक है। अब 1 एकड़ जमीन है, अल्लाह बेटा छींट दे, कहीं ये तो कहीं वो उग रहा है ना। ये हो गया तुम लोग का मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स टुगेदर ऑन द सेम लैंड रिड्यूस रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर, ठीक है। इसमें क्या है, क्रॉप फेल होने का चांसेस कम हो जाता है, ठीक है। अगर एक क्रॉप फेल हो भी गया दूसरा बचा लेता है, इस टाइप से, ठीक है। क्रॉप फेलियर का चांसेस कम हो जाता है। फिर इंटर क्रॉपिंग, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा, 2 या 2 से ज्यादा ऐसे छींटते नहीं है, मतलब कि वही सेम टाइप है, 2 या 2 से ज्यादा क्रॉप्स को उगाएंगे बट एक फिक्स्ड पैटर्न में उगाएंगे, ठीक है। मतलब ये एक रो में ये दे दो, फिर दूसरा रो में ये, फिर तीसरा रो में फिर वही वाला, फिर चौथा रो में वो वाला, ऐसे करके रो वाइज, ठीक है, सेम अलग अलग टाइप का। मतलब कि एक रो में मान लो धान है, एक रो में तुम लोग का गेहूं है, एक रो में धान है, एक रो में गेहूं, इस टाइप का। इसका भी एग्जांपल दिया हुआ है तुम लोग का मेज और सोयाबीन, लाइक एक रो में तुम लोग का मेज है, एक रो में सोयाबीन है, एक रो में मेज है, फिर एक रो में सोयाबीन है, ऐसे करके रो वाइज बना देते हैं, ठीक है। ये होता है तुम लोगों का इंटर क्रॉपिंग। ग्रुपिंग 2 और मोर क्रॉप्स इन अल्टरनेट रोज ऑन द सेम फील्ड, सेम फील्ड रहेगा अल्टरनेट रो में, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक रो में उसको लगाया था। क्रॉप आर सिलेक्टेड सच दैट देयर इन न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट, ठीक है। देखो ऐसा क्रॉप सिलेक्ट किया जाता है कि उसका न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होगा, ठीक है। अब मान लो दोनों को एक न्यूट्रिएंट चाहिए तो दोनों लड़ाई करेंगे ना, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, तो एक ग्रो करेगा, एक नहीं करेगा। जो ले लेगा वो ग्रो कर जाएगा, जो नहीं ले पाएगा वो नहीं कर पाएगा। इसलिए उन लोगों का न्यूट्रिएंट का रिक्वायरमेंट अलग अलग होना चाहिए बाबा, ठीक है। समझ में आया? तो ऐसे क्रॉप को सिलेक्ट किया जाता है, ऐसे किसी को भी नहीं डाल सकते हो, ठीक है। बेटर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। इसमें क्या है, बेटर यूज होता पाता तुम लोगों का न्यूट्रिएंट का। लाइक तुम लोगों का न्यूट्रिएंट कैसे बोलूं, एक सिंपल से एग्जांपल ले लो। एक घर में 2 लोग रहते हैं, एक बिल्ली रहती है, सॉरी एक कुत्ता रहता है और एक गाय रहता है, ठीक है। अब उस घर में खाना जो है, हम लोग दोनों, गाय और कुत्ता एक तरह से दोनों पाल रहे हैं, नहीं इससे अच्छा फिशिंग का, नहीं छोड़ो यार, मैं उतना जानता नहीं खेती बाड़ी के बारे में, ठीक है। मैं नॉर्मल बताता हूँ तुम लोगों को। गाय और कुत्ता दोनों रहते हैं, एक वेज खाता है, एक नॉन वेज खाता है, ठीक है। अब अगर मान लो मैं वेज खाली लाता हूँ, ठीक है, तो अकेला गाय खा जाएगा। अब मेरा घर ऐसा है जहाँ वेज और नॉन वेज दोनों आता है, ठीक है। मेरे लिए नहीं आता भाई, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं वैसे भी अभी नहीं खाता, बाद में खाऊंगा, ठीक है। तो नॉर्मली मान लो वेज और नॉन वेज दोनों आता है मेरे घर में, तो वेज वाला पार्ट जो है गाय आराम से खा लेगा, नॉन वेज वाला पार्ट जो है कुत्ता आराम से खा लेगा, ठीक है। तो कोई भेदभाव नहीं बाबा, वो अपना खाएगा ये अपना खाएगा, तो लड़ाई नहीं करेंगे। बट अगर सिर्फ नॉन वेज आता है, 2 कुत्ते हैं, तो दोनों लड़ाई करेंगे, ठीक है। अब एक्चुअली में नहीं लड़ते, आधा आधा दोनों को दे देंगे तो, लेकिन ठीक है ना, इतना दिमाग मिट्टी के पास थोड़ी कि मैं आधा इसको देता हूँ आधा तेरे को देता हूँ, दोनों आराम से ग्रो करो, ठीक है। वो तो लड़ेंगे ना इस टाइप से, ठीक है। तो वैसा है। अब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है। देखो क्रॉप रोटेशन भी मतलब कि जल्दी से जल्दी एक फील्ड में 2 से 3 क्रॉप को ग्रो करना। क्रॉप भी ऐसा, लाइक तुम लोग का राबी क्रॉप, और ये तो जानते हो राबी, खरीफ, और तुम लोग का क्या बोलते हैं ज़ेद। बट ऐसा रोटेशन करना है कि एक के बाद एक का जो न्यूट्रिशन का डिफरेंस वगैरह ज़्यादा नहीं हो। लाइक एक न्यूट्रिशन पूरा खत्म हो गया, वो बोल भी सकते हो, नहीं तो न्यूट्रिशन सब दे देते हैं हम लोग, यूरिया फिरिया डाल के सब दे देते हैं, और क्या। ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेट इन द सेम फील्ड, ठीक है। अल्टरनेट ईयर मतलब कि अल्टरनेटली बोला है, सिंपल सी बात है यार। 6 महीना एक क्रॉप किए, ठीक है, उसको काट दिए, फिर नेक्स्ट क्रॉप करेंगे, है ना। मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड रिड्यूस पेस्ट्स, ठीक है। ये जो है पेस्ट को रिड्यूस कर लेता है और सॉइल का फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। इफ क्रॉप रोटेशन इज डन प्रॉपरली द 2 or 3 क्रॉप्स कैन बी ग्रोन इन अ ईयर, ठीक है। अगर क्रॉप रोटेशन सही तरीके से होता है तो एक साल में 2 या 3 हम लोग क्रॉप उगा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है राइस, व्हीट, पल्सेस, एक ही क्रॉप एक साथ में क्रॉप रोटेशन हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अभी तक हम लोग देख लिए क्रॉप प्रोडक्शन देख लिए, और उससे पहले हम लोग क्या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट देख लिए। अब ये है तुम लोग का क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट।
क्रॉप को प्रोटेक्ट करके रखना है बाबा, ठीक है, बचा के रखना है, ठीक है। चलो 1 मिनट, मैं थोड़ा सा टाइम देख लेता हूं, 6 बजने वाला है बेटा, 6:30 बजे मेरा ट्रेन है आज। चलो, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट में क्या होता है, सबसे पहले आ गया तुम लोगों का इंट्रोडक्शन, है ना। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं हम लोग। क्रॉप प्रोटेक्शन जो रहता है प्रोटेक्ट करके रखता है यार बहुत सारी चीज़ों, जैसे कि वीड से हुआ, पेस्ट से हुआ, डिजीज से हुआ, इन सबसे प्रोटेक्शन करना ही होता है तुम लोगों का क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। दिस अटैक्स रिड्यूस द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ क्रॉप यील्ड। मतलब कि जो अटैक करते हैं ना, वीड्स हुआ, तुम लोग का पेस्ट्स हुआ, डिजीज हुआ, जब अटैक करते हैं क्रॉप पे तो क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों को रिड्यूस कर देते हैं, किसका, क्रॉप्स का, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग क्रॉप्स फ्रॉम दिस हार्मफुल एजेंट्स आर कॉल्ड क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इन लोगों से बचाना, इन हार्मफुल एजेंट जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग कीड़े वगैरह बोलते हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स बोलते हैं, जिनको हम लोग डिजीज बोलते हैं, ठीक है, इन सब से बचाने को ही हम लोग बोलते हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। वीड से कैसे बचाते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। वीड क्या, जो अनवांटेड प्लांट जो भी हम लोग का आसपास जिसको जो हम लोग को नहीं चाहिए, ठीक है, पौधा है, मतलब कि हर चीज, जैसे जरूरी नहीं घास ही है, ठीक है, बहुत सारे जो भी प्लांट हम लोग को नहीं चाहिए और वहां आसपास उग रहा है, वो है अनवांटेड, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स, ठीक है। क्यों, हम लोग का प्लांट को जो न्यूट्रिशन चाहिए वो ले जाएगा, है ना। हम लोग का खेती किए, हम लोग उसको न्यूट्रिशन देना चाहते हैं, मिट्टी से न्यूट्रिशन लेगा वो, लेकिन अगर सामने वाला रहेगा तो वो पहले से ले जाएगा, इसीलिए हम लोग उसको काट देते हैं, छील देते हैं, मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से, ठीक है। जैसे कि अनवांटेड प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग विद द मेन क्रॉप, ये होता है तुम लोगों का वीड्स। इट कॉम्पीट विथ क्रॉप प्लांट्स फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, स्पेस एंड सनलाइट, सब ले जाता है, न्यूट्रिएंट्स ले जाता है, वाटर ले जाता है, सनलाइट ले जाता है, स्पेस सब ले जाता है बेचारा, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, अबे क्या क्या दिया है यार, अमरांथुस, वाइल्ड ओट, पार्थेनियम, कांग्रेस ग्रास, देख रहे हो कांग्रेस, ए बाबा यहाँ पे भी आ गए, है ना, कांग्रेस ग्रास, छोड़ो ये समझा नहीं जाते हम लोग, ठीक है, बहुत सारा रहता है, ये सब को उतना याद करने की जरूरत नहीं है, बट ऐसे अनवांटेड प्लांट्स को हम लोग वीड्स बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोल मेथड क्या है, मैनुअल मेथड अगर करते हैं हाथ से छिलते रहो बेटा एक एक ठो, ठीक है, और थोड़ा सा और ज्यादा करोगे तो खुरपी लेके छिलते रहो। और दूसरा शॉर्टकट तरीका क्या है, केमिकल कंट्रोल, ठीक है, केमिकल वगैरह छिड़काव कर देते हैं, जैसे कि तुम लोगों का ऐसा केमिकल जो हमारे क्रॉप्स को हार्म ना करे बट आसपास के वीड को हार्म करेगा, उसको मार देगा, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल मेथड, ठीक है। बहुत कॉमन एग्जांपल है तुम लोगों का 2,4-D, एक ही नाम है, उसका नाम है पूरा, बहुत क्रिटिकल नहीं है, डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड, ठीक है, नाम याद रख लेना। ये मेनली 2,4-D जो है ना, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, पेस्ट्स क्या क्या होते हैं, डेफिनेशन। पेस्ट का डेफिनेशन क्या है, स्मॉल एनिमल्स, वही किड्स, इंसेक्ट्स दैट अटैक एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, फीड ऑन लीव्स, स्टीम्स, फ्रूट और रूट्स। क्या खा जाता है यार, क्या खाएगा, अब क्रॉप पे अटैक करेगा, जरूर थोड़ी एक ही चीज खाएगा, सब खा देता है, अलग अलग कुछ कुछ रहते हैं, किसी को फूल पसंद है, किसी को पत्ते पसंद है, किसी को फ्रूट्स पसंद है, किसी को रूट्स पसंद है, बेबी को पेप्स पसंद है, नहीं बेबी को बेस पसंद है, सॉरी, तो फ्रूट्स पसंद है, रूट्स पसंद है, सब पसंद है, खा जाओ, ठीक है। डैमेज द क्रॉप एंड रिड्यूस द यील्ड, डैमेज कर देता है, रिड्यूस कर देता है ना, क्या, यील्ड को। एग्जांपल है लोकस्ट, कैटरपिलर, हाँ ये तो आता है, ग्रास हॉपर्स, एफिड्स, ये सब, ठीक है, ये तो ऑलरेडी याद है, कैटरपिलर और ग्रास हॉपर्स तो याद ही रहेगा, बाकी दो नया नया नाम सुन रहे हैं, ठीक है। कंट्रोल मेथड क्या है, सेम, ठीक है, केमिकल कंट्रोल यूज करोगे तो तुम लोग केमिकल वगैरह डाल दोगे, मर जाएंगे साले। यूजिंग इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड, एग्जांपल है देख लो ये वाला, माल्थियन, डीडीटी, है ना। बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हो अगर इसको तुम लोग, यूजिंग नेचुरल पेस्टिसाइड्स और प्रेडेटर्स और पेस्टिसाइड ऑफ पेस्ट, एग्जांपल
लेडी बर्ड, बिटल ईट एफिड्स, बिटल ईट्स एफिड्स, क्या क्या नाम दिया यार, ठीक है। नॉर्मली मैं जहाँ तक जानता हूँ, जो नीम का पत्ता वगैरह होता है, जो कड़वा वगैरह रहता है, उन सबसे हम लोग पेस्टिसाइड बना सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रहते हैं, ठीक है, जिनसे हम लोग नेचुरली पेस्टिसाइड बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। वो होता है तुम लोगों का बायोलॉजिकल कंट्रोल। और कल्चरल प्रैक्टिस जो होता है, क्रॉप रोटेशन एंड इंटरक्रॉपिंग टू रिड्यूस पेस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। ये बहुत कॉमन चीज है, ठीक है। अगर हम लोग को नेचुरली करना है तो क्रॉप रोटेशन से हम लोग बच जाते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है डिजीज काउजेस, ठीक है, कॉज्ड बाय पैथोजन सच एज फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। एग्जांपल क्या क्या है, एक मिनट, सॉरी, ठीक है। चलो हाँ, फंगी रस्ट इन वीट, ठीक है। बैक्टीरिया क्या करता है, सिट्रस कैंकर कर देता है, लगाता है, एक तो कोई डिजीज का नाम है सिट्रस कैंकर। रस्ट, वीट में रस्ट कर देता है कौन, फंगल्स, ठीक है। वायरस होना चाहिए यार, ठीक है, वायरल कर देता है। लीफ कर्ल टू ऑफ टमाटो, ये कुछ कुछ डिजीज हैं। और कौन कौन करते हैं, फंगी करता है, बैक्टीरिया करता है और वायरस करता है, ठीक है। ये तीन को डिजीज वगैरह बताया, ठीक है। अब इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता है वो भी देख लेते हैं। कंट्रोल मेथड रहता है यूज ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस क्रॉप वैरायटी, ठीक है। अलग अलग वैरायटी का यूज करो जिसमें कि डिजीज ना होता हो, ऐसा ऐसा वैरायटी का क्रॉप को यूज करो। केमिकल कंट्रोल अगर कर दो, केमिकल का छिड़काव, सिंपल से बात, केमिकल यानी केमिकल छीट दो उसमें, ठीक है। यूजिंग फंगीसाइड्स एंड बैक्टीरियासाइड्स, ऐसा ऐसा मार्केट में जाओगे मिल जाएगा तुम लोगों को कि मेरे को फंगीसाइड चाहिए, मेरे को बैक्टीरियासाइड चाहिए, दो मिल जाएगा, है ना। एग्जाम्पल है बॉडियक्स, ये सब एग्जाम्पल छोड़ दो यार, बहुत क्रिटिकल नाम है, कुछ काम क्या आता नहीं है। बॉडियक्स मिक्सचर फंगीसाइड, ठीक है। ये थोड़ी तुम लोगों से पूछेगा, फंगीसाइड बोलेगा तो बोल देगा, ये नहीं पूछेगा बाबा, ठीक है। प्रॉपर फील्ड सैनिटेशन, रिमूविंग इंसेक्ट्स, प्लांट एंड वीड्स, ठीक है। क्रॉप रोटेशन भी इसको आराम से कर लेता है। टू ब्रेक द लाइफ साइकिल ऑफ पैथोजन, एक पैथोजन है जो कि तुम लोगों का मान लो एक क्रॉप में लग रहा है, क्योंकि वो क्रॉप उसको पसंद है ना भाई, अलग अलग क्रॉप के लिए अलग अलग पैथोजेंस भी होते हैं, ठीक है। वो क्रॉप उसको पसंद है, उसमें लगा है, नेक्स्ट क्रॉप पसंद नहीं है, नहीं लगेगा, छोड़ देगा, है ना, तो उसको ग्रो करने से रोक देता है क्रॉप रोटेशन। चलो इतना हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि स्टोरेज को कैसे करते हैं हम लोग, ठीक है। एक मिनट, 6 बज गया। चलो स्टोरेज ऑफ ग्रेन, स्टोरेज ऑफ ग्रेन में क्या कहता है, स्टोरेज लॉसेस इन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस कैन बी वेरी हाई। चलो ठीक है, देखो अब हम लोग क्या किए, हार्वेस्ट कर लिए, ग्रो कर लिए, सब कुछ कर लिए, प्रोटेक्शन वगैरह भी कर लिए, पूरा का पूरा अच्छे से प्रोटेक्ट कर लिए और अच्छे से ग्रो भी कर लिए। अब उसको हार्वेस्ट करेंगे। अब हार्वेस्ट करने के बाद उसको स्टोर करना रहता है, बहुत सारा, छोटा मोटा रहेगा तो क्या आराम से हम लोग थोड़ा सा डब्बा में रख लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ा बड़ा खेती होता है, बहुत बड़ा एकड़ एकड़ में होता है, तो तुम लोगों को स्टोर करना रहता है। तो स्टोर करने के लिए क्या है ना, तुम लोगों का डर रहता है कि उसमें भी फंगल वगैरह, इन्फेक्शन वगैरह, डिजीज वगैरह हो जाए, डिजीज तो नहीं बोल सकते हो, लेकिन बैक्टीरिया वगैरह उसमें भी लग जाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपका क्रॉप का जो प्रोडक्ट है वो खराब हो जाता है, ठीक है। तो उनसे बचाने के लिए भी बहुत सारा चीज यूज किया जाता है, जैसे कि फैक्टरी नहीं होगा, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस आर, ये फैक्टर होगा, ठीक है, फैक्टर कर लेना, फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सच लॉसेस। क्या क्या फैक्टर्स हैं जो उन लोग को लॉसेस होते हैं, ठीक है। एक होता है बायोटिक, लाइक इंसेक्ट्स, रोडेंट, फंगी, मोइट्स एंड बैक्टीरिया, ये सब कुछ फैक्टर्स हैं जिसके थ्रू तुम लोगों का जो क्रॉप है हार्वेस्टिंग के बाद खराब कर देते हैं, ठीक है। और एबायोटिक बोल सकते हो तुम लोगों का मॉइस्चर एंड टेम्परेचर वगैरह जो रहते हैं इन प्लेस ऑफ स्टोरेज, जहां पर स्टोर करते हैं, मॉइस्चर वगैरह लग जाता है तो वो सभी से खराब कर देता है, ठीक है। अब उसको बचाने के लिए, ठीक है, उस दिस फैक्टर्स को बचाने के लिए क्या क्या करते हैं हम लोग, दिस फैक्टर कॉजेज डिग्रेडेशन इन क्वालिटी, लॉस इन वेट, पुअर जर्मिनेबिलिटी, डिसकलरेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, ऑल लीडिंग टू पुअर मार्केटेबिलिटी। क्या क्या करता है, वही चीज़ बता दिया तुम लोगों को, डिग्रेड क्वालिटी को खत्म कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। लूज वेट कम कर देता है। पुअर जर्मिनेबिलिटी, मतलब कि जब उस मान लीजिए कोई बीज वगैरह है उसको जब हम लोग डालेंगे ज़मीन में वो जर्मिनेट नहीं करेगा ठीक से, ठीक है।
डिसकलरेशन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कलर थोड़ा खराब हो जाएगा, देखने में अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। तो क्या करेगा, मार्केट में उसका ज़्यादा वैल्यू नहीं मिलेगा, बहुत कम वैल्यू मिलेगा, कम पैसे में बिकेगा वो, ठीक है। टू कंट्रोल दीज फैक्टर्स, कंट्रोल करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है भाई, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मैनर्स आर यूज्ड बिफोर ग्रेन्स आर स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, मतलब कि फ्यूचर में यूज करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए, वो सब बताएं। सबसे पहले तो उसको सनलाइट में हुआ या किसी चीज सुखा देंगे, पूरा धूप में होगा सुखा देते हैं। दे इंक्लूड स्ट्रिक्ट क्लीनिंग ऑफ द प्रोड्यूस बिफोर स्टोरेज, अच्छा पहले सुखाने से पहले इसको क्लीन कर देंगे फिर सुखाएंगे, ठीक है, लेकिन सुखाना तो है ही भाई, ठीक है, सुखा देंगे। प्रॉपर ड्राइंग ऑफ द प्रोडक्ट फर्स्ट इन सनलाइट देन इन शेड, ठीक है, सनलाइट में पहले सुखा दो फिर शेड में सुखा दो, और उसके बाद उसको फ्यूमिगेशन यूजिंग द केमिकल्स दैट कैन किल पेस्ट। देखो स्टोरेज जब करते हैं फ्यूमिगेशन इसमें कर देंगे, ठीक है, धो धा दिए, ठीक है, धूप वूप में सुखा दिए, और उसके बाद फिर एक तो स्टोरेज में बंद करके रख देंगे, उससे पहले उसमें केमिकल दे देंगे ताकि उसमें पेस्ट वगैरह ना लगे, ठीक है, सिंपल सा बात है, और कुछ खास उसमें है नहीं स्टोरेज में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, देखेंगे एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, एनिमल को हस्बैंड बना लो, बन गया एनिमल हस्बेंड्री, ना मुन्ना ना। देखो सिंपल है, पशुपालन, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो पशुपालन में क्या क्या होता है, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ आप लोगों का साइंटिफिकली मैनेज करते हैं हम लोग, गाय और भी बहुत सारे एनिमल, गाय हुआ, मुर्गी हुआ, फिश हुआ, बी जिसको हम लोग मधुमक्खी बोलते हैं, गोट हुआ, जितने भी हैं, ठीक है, सबका उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट करना, और उन लोगों को एक टाइप से पालन पोषण अच्छे से करना, यही तो है ये आपका एनिमल हस्बेंड्री। इसमें क्या करते हैं हम लोग, मेनली हम लोग देखते हैं उनका फीडिंग, ब्रीडिंग, डिजीज कंट्रोल और भी बहुत सारा चीज़ इंक्लूड रहता है। मेनली उनका खाना पीना ठीक से रहना चाहिए भाई, ब्रीडिंग ऐसा करो कि हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो सही से मिल सके, लाइक हाइब्रिडाइजेशन। जब हम लोग इसमें पढ़ रहे थे तुम लोगों का, किसमें, इससे पहले जितना भी चैप्टर पढ़ रहे थे ना हम लोग, चैप्टर्स बोल रहा हूँ टॉपिक, तो उसमें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर ही ब्रीडिंग करते हैं, ठीक है, ताकि हम लोगों को जैसे कि अगर मिल्क चाहिए, ज़्यादा मिल्क चाहिए, तो उसमें ऐसा ब्रीडिंग करेंगे, ऐसे जीन्स उसमें रहें जो कि ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। अंडे चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा अंडा दे सके, ये सब चीज़ रहता है ब्रीडिंग के अंडर में आता है। डिजीज कंट्रोल में क्या होता है, वैक्सीनेशन वगैरह करते हैं हम लोग, ठीक है, सही से डॉक्टर वगैरह दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, ये सब चीज़ इंक्लूड होता है, सारा का सारा होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर में, ठीक है। अब एनिमल्स कौन कौन सा फार्मिंग करता है, वैसे तो नहीं ना किसी को भी ला के पाल लो, है, वैसे तो सुअर पाल लें, बिल्ली पाल लें, कुत्ता पाल लें, ठीक है भाई पालो, लेकिन फार्मिंग नहीं होता वो, है ना। फार्मिंग किसमें करते हैं, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट हम लोग को चाहिए। अब कुत्ते से क्या चाहिए, क्या मिलेगा हम लोगों को, है कुछ तो मिलेगा नहीं, वो बेचारा हम लोगों का एक पालतू कुत्ता लाइक फैमिली मेम्बर टाइप, प्यार व्यार करने लायक या फिर चौकीदारी करने लायक इस टाइप के लिए हो सकता है, ठीक है, बट वो हम लोग को तो कुछ देगा नहीं, हम लोग तो काट के खा नहीं सकते। चाइनीज लोग खा सकते हैं भाई, हम लोग नहीं खा सकते, है ना। हम लोग इंडियन एनिमल हस्बेंड्री की बात कर रहे हैं, चाइनीज लोग का बात अलग है, वो तो चमगादड़, सांप, बिच्छू, चूहा सब खा देते हैं, हम लोग नहीं खा सकते, ठीक है। तो हम लोग क्या क्या करते हैं, हम लोग कैटल फार्मिंग, गाय वाय को पालते हैं, गाय बैल इन लोग को पालते हैं, गोट बकरी वगैरह सीप वगैरह ये सब को पालते हैं, ठीक है। पोल्ट्री मतलब कि मुर्गी अंडा ये सब हम लोग खा लेते हैं, हम लोग भी क्या पता आगे जाके हम लोग भी वो सब खाने लगे, जब हम लोग के पास क्या बोलते हैं ये कम हो जाएगा, एनिमल बोल रहा हूँ, एग्रीकल्चर लैंड पूरा खत्म हो जाएगा, तब हम लोग को वो सब खाना पड़ेगा, हम लोग भी बन जाएंगे चाइनीज, है ना। फिश फार्मिंग, मछली वगैरह खाते हैं हम लोग, है ना। और बी कीपिंग भी होता है तुम लोगों का, जिसमें मधुमक्खी का पालन होता है हम लोग, ताकि उससे हनी ले सके, ठीक है। चलो ठीक है, तो एनिमल हस्बेंड्री में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटल फार्मिंग, पशुपालन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैटल फार्मिंग, जिसमें हम लोग गाय बैल इन लोगों को पालते हैं, ठीक है, पालते हैं, उनका खेती इन द सेंस बहुत सारे पालेंगे, पालन पोषण अच्छे से करेंगे ताकि उनसे दूध मिल सके, हम लोग उनसे लेबर करवा सके, यानी कि उनको खटा सके, लाइक खेती बाड़ी कराना, ये सब कुछ करा सके, ठीक है। सबसे पहले कैटल फार्मिंग हम लोग क्यों करते हैं भाई,
ताकि हम लोग को मिल्क मिल सके, ताकि हम लोग उनको लेबर करवा सकें, उनसे मेहनत करवा सकें। किससे? गाय से नहीं, बैल से मेहनत करवाते हैं। गाय से हम लोग मिल्क लेते हैं और बैल से हम लोग लेबर करवाते हैं, मतलब कि क्या बोलते हैं, वर्क करवाते हैं, एग्रीकल्चर वर्क लाइक प्लाउइंग, इरिगेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। देखिए ठीक है, ये पहले करते थे, अभी उतना नहीं करते, अभी बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। गांव, बहुत छोटा छोटा गांव वगैरह में कहीं कहीं करते होंगे तो करते होंगे, अभी उतना नहीं करते। अभी बहुत सारा एडवांस टेक्नोलॉजी वगैरह आ गया है, ठीक है। प्लाइंग के लिए ट्रैक्टर आ गया है, आपका इरिगेशन के लिए मोटर वगैरह आ गया है, जिससे हम लोग पानी सप्लाई कर लेते हैं आराम से, ठीक है। और क्या, ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो इतना बड़ा गाड़ी आ गया है कि पूछो मत, ठीक है। कैटल फार्मिंग इज द मैनेजमेंट एंड रियरिंग ऑफ कैटल, मेनली काउ एंड बफलोस, टू ऑब्टेन प्रोडक्ट्स सच एज मिल्क एंड ड्राफ्ट फ्लेवर, ठीक है। इसीलिए पालन पोषण करते हैं हम लोग, किसका? काउस एंड बफलोस का, ठीक है। समझ में आया? रेयरिंग मतलब पालन पोषण करना, मैनेजमेंट मतलब मैनेज करते हैं, और क्या। चलो, टाइप्स ऑफ कैटल, हम लोग कितने टाइप का कैटल देखते हैं, ठीक है। देखो मेनली हम लोग यहाँ पे 2 टाइप के कैटल देखेंगे। एक मिल्क जो देते हैं हम लोग, जो जिनसे हम लोग मिल्क मिलता है हम लोग को, मिल्क प्रोडक्शन जो, उसको हम लोग बोलते हैं मिल्च एनिमल्स। क्या बोलते हैं? मिल्च एनिमल्स, ठीक है, जिनसे हमको मिल्क मिलता है। द फीमेल मिल्क प्रोडक्शन फीमेल आर कॉल्ड मिल्च एनिमल, और जिससे हम लोग मेहनत करवाते हैं, ड्राफ्ट करवाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं ड्राफ्ट एनिमल्स। क्या बोलते हैं? ड्राफ्ट एनिमल्स, ठीक है। फ्रॉम लेबर, फार्म लेबर, जिसको हम लोग फार्म लेबर करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया में कैटल मेनली 2 टाइप का देखा जाता है, इसको हम लोग बॉस इंडिका और बॉस बबलीस बोलते हैं। बॉस इंडिकस काऊ को बोलते हैं हम लोग बॉस इंडिकस, और बफलोस को बोलते हैं हम लोग बॉस बबलीस। वाह वाह, क्या नाम है, बॉस बबलीस, ठीक है, नाम अच्छा है ना। चलो कोई नहीं। लैक्टेशन पीरियड क्या होता है बेटा? क्या आपको पता है लैक्टेशन पीरियड क्या होता है? ठीक है, सिंपल सी बात है। जब गाय बछड़े का जन्म देते हैं, बछड़े मतलब जानते हैं, गाय का बच्चा जब जन्म देते हैं तो उनका मिल्क निकलना शुरू होता है। उससे पहले वो मिल्क नहीं देते, ठीक है, गाय दूध नहीं देती है। तो जब मिल्क निकलना शुरू होता है तो वो 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना तक चलता है, ठीक है। 10 महीना तक वो दूध देते रहते हैं, मान लो, ठीक है। तो हर गाय का अलग अलग प्रजाति का अलग अलग टाइम होता है, ठीक है। उसी टाइम को हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। लाइक कोई गाय अगर 10 महीना दूध देती है तो उस गाय का लैक्टेशन पीरियड है 10 महीना, है ना। कोई गाय 5 महीना तक देती है तो उसका लैक्टेशन पीरियड है 5 महीना, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अगर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ब्रीड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा खेती का प्रोडक्शन चाहिए, मतलब कि फार्मिंग का प्रोडक्शन चाहिए, किसका? कैटल फार्मिंग का, तो हम लोग अच्छे से अच्छा ब्रीड का यूज़ करेंगे ताकि उसका लैक्टेशन पीरियड ज़्यादा से ज़्यादा हो, ठीक है। तो वही है तुम लोगों का मिल्क प्रोडक्शन डिपेंड्स टू सम एक्सटेंट ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड पर डिपेंड करता है, मीनिंग द पीरियड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन आफ्टर द बर्थ ऑफ काफ, ठीक है। गाय के बछड़े को हम लोग इंग्लिश में काफ बोलते हैं, ठीक है। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग लैक्टेशन पीरियड, ठीक है। अगर हम लोगों को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा मिल्क हो तो हम लोग लैक्टेशन पीरियड बढ़ा देते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा मिल्क मिलता है, और क्या। कैटल ब्रीडिंग, ठीक है, देखो ये सब चीज के लिए हम लोग कैटल ब्रीडिंग करते हैं। हम लोग वहां कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन, कहाँ? खेती बाड़ी में या फिर फार्मिंग में, सॉरी फार्मिंग बोल रहा हूँ, फार्मिंग तो ये भी है ना, कैटल फार्मिंग है, वो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग क्या कर रहे थे, वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे, जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे थे, जीन्स को ऐड कर रहे थे। यहाँ पर ही हम लोग करते हैं ब्रीडिंग, सेम लाइक हाइब्रिडाइजेशन। क्या करते हैं हम लोग? एक्सोटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन ब्रीड्स जो होते हैं, लाइक जर्सी, ब्राउन स्विस, ठीक है, ये लोग जो है ना बहुत ज़्यादा दूध देते हैं, इन लोगों का लैक्टेशन पीरियड बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और हम लोगों का जो इंडिया का जो लोकल ब्रीड होता है, जो कि होता है रेड, सिंधी, साहिवाल, इन लोगों का ना ये क्या बोलते हैं, डिजीज रेजिस्टेंस बहुत मस्त होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग क्या होता है, जल्दी बीमार नहीं पड़ते, फॉरेनर्स लोग बहुत जल्दी बीमार पड़ जाते हैं, चाहे एनिमल्स में देखो या ह्यूमंस में देखो, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, एनिमल्स का और ये क्या बोलते हैं यार, फॉरेन ब्रीड और इंडियन ब्रीड को मिला के उन दोनों का ब्रीडिंग कर देते हैं, ठीक है। ब्रीडिंग करने से जो हम लोग को रिजल्ट आता है, जो हम लोग को एक्चुअल जो नया वाला जो काफ मिलेगा, जो कि बाद में बन के गाय बन जाएगा, जो भी उनका डिजीज रेजिस्टेंस भी बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वो इंडियन ब्रीड से भी है, ठीक है। और उनका लैक्टेशन पीरियड भी बहुत बढ़िया होगा क्योंकि वो एक्सोटिक ब्रीड या फिर फॉरेनर ब्रीड से भी है, ठीक है। समझ में आया? सो एक्सेलेंट रेजिस्टेंस टू द डिजीज, कौन?
हमारा लोकल। द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल्स विथ बोथ द डिजायर्ड क्वालिटी। ऐसा ब्रीड मिलता है, ऐसा एनिमल मिलता है हम लोगों को दोनों का ब्रीडिंग करवाने से, एक दूसरे का ब्रीडिंग करवाने से, जो कि हम लोग दोनों का दोनों क्वालिटी उसमें देख सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दूध भी देगा और डिजीज रेजिस्टेंस भी दिखाएगा। ठीक है, चलो कैटल शेल्टर कैसा होना चाहिए बाबा? ऑब्वियसली भाई सबसे पहला चीज़ होना चाहिए साफ सुथरा। साफ सुथरा नहीं होगा तो उन लोगों को बीमारी हो जाएगा, है ना। जितना ज़्यादा साफ सुथरा रहेगा उतना ज़्यादा कम बीमारी होगा, डिजीज वगैरह नहीं होगा, और हम लोगों को मिल्क वगैरह जो चाहिए वो सब भी प्योर मिलेगा, अच्छा मिलेगा। दूसरा है आप लोगों का, उन लोगों का डेली हेयर रिमूव कर, मतलब कि ब्रशिंग वगैरह करना चाहिए, है ना। ब्रशिंग वगैरह करने से क्या होगा, उसका डस्ट वगैरह रहता है, वो लोग बैठते हैं आसपास जो भी रहता है तो उनमें डस्ट वगैरह बहुत रहता है, वो डस्ट वगैरह से उनको इन्फेक्शन हो सकता है, उनको कीड़ा वड़ा लग सकते हैं। तो ब्रशिंग करने से क्या, जो एक्स्ट्रा जो कीड़ा वड़ा उसमें रहता है वो निकल जाता है, एक्स्ट्रा डस्ट वगैरह निकल जाता है, उसमें जो झड़ा हुआ बाल वगैरह जो नहीं मतलब कि जो छूट चुका है वो सब भी निकल जाता है, साफ सुथरा दिखते हैं वो लोग। ठीक है, ये हो गया। दे शुड शेल्टर अंडर वेल वेंटिलेटेड रूफ सेट्स दैट प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, हीट एंड कोल्ड। ऑब्वियसली शेल्टर रहेगा तो वेंटिलेशन अच्छा होना चाहिए। हम लोग जैसे पूरा बंद कमरे में रह जाते हैं एसी लगा के, वैसा नहीं रखना बाबा उन लोगों को वेंटिलेशन चाहिए, है ना। अभी हम लोग ऐसे हो गए थोड़ा, मैं तो नहीं हुआ हूँ अभी तक, कोई नहीं छोड़ो। तो उन लोगों को वेंटिलेशन चाहिए और रूफ ऐसा होना चाहिए ताकि बारिश वगैरह, ठंडा वगैरह, गर्मी वगैरह से उन लोगों को बचा सके। हीटर वोटर भी लगाते हैं गर्मी के लिए, कोल्ड के टाइम, ठंडी के टाइम में, गर्मी के टाइम में तो पंखा वंखा भी चलाते हैं, ऐसा बहुत सारा रहता है। ठीक है, ताकि सबसे उनको बचा सके। और फ्लोर जो है उनका वो स्लोप होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। ठीक है, उसमें क्या होता है, जब उनका वॉशरूम वगैरह करते हैं, पेशाब वसाब करते हैं, जो वो बह के नीचे नाली में चला जाता है और थोड़ा सा ड्राई रहता है, सूखा रहता है वो, है ना। और रेगुलर उन लोगों को साफ सुथरा करते रहना चाहिए, ये होता है इनका काम। ठीक है, प्रॉपर क्लीन एंड शेल्टर फैसिलिटेड फॉर काउज एंड बफलोज आर रिक्वायर्ड फॉर द हेल्थ ऑफ द एनिमल एंड फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क एज वेल। हेल्थ भी अच्छा रहता है, मिल्क भी अच्छा मिलता है। ठीक है, एनिमल्स आर रिक्वायर्ड रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर। डर्ट एंड लूज हेयर को निकालने के लिए रेगुलर ब्रशिंग उनको करना पड़ता है, ब्रश वगैरह करो, उनको साफ सुथरा करो। ठीक है, दे शुड बी शेल्टर अंडर वेल वेंटिलेटेड, छोड़ दो। द फ्लोर ऑफ द कैटल सेट बी नीड टू बी स्लोपिंग एज टू स्टे ड्राई एंड फैसिलिटेट क्लीनिंग। ठीक है, स्लोप रखो ताकि हमेशा सूखा रहे और क्लीन होता रहे। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग कैटल का फीडिंग ऑफ कैटल। देखो फीडिंग हम लोग दो टाइप का देखते हैं, एक होता है मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, एक होता है मिल्क प्रोड्यूसिंग रिक्वायरमेंट। देखो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है ना, आराम से ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को हाई प्रोटीन वगैरह इस टाइप का न्यूट्रिशन वगैरह नहीं देते, नॉर्मल खाना वाना दो जिससे कि वो खाली खा सके, पेट भरे उन लोग का, जिंदा रहे, आराम से रहे। ठीक है, फिर जब आता है टाइम मिल्क प्रोडक्शन का टाइम है, उसको फिर हाई प्रोटीन वगैरह, हाई न्यूट्रिशन वगैरह फूड वगैरह दिया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, वही मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट क्या है, विच इज द फूड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द एनिमल टू लिव अ हेल्दी लाइफ, सिंपल हेल्दी लाइफ वो जी सके। ठीक है, और दूसरा क्या है मिल्क, विच इज द टाइप ऑफ फूड रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड में हम लोग उसको देते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा उनको दूध का प्रोडक्शन कर सके वो। ठीक है, हाँ, एनिमल फीड इंक्लूड दो टाइप का हम लोग इसमें भी देखते हैं, रफ एंड कंसेंट्रेट्स। ठीक है, रफ में क्या होता है, ग्रीन फोडर, ड्राई फोडर, रिच इन फाइबर, ये सब फाइबर में रिच होता है। ठीक है, और कॉन्सेंट्रेट में क्या होता है, ग्रेन्स, ऑयल, केक्स, ऑल केक्स। ठीक है, ब्रेन, ये सब क्या होता है, रिच इन प्रोटीन एंड न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, ये फाइबर्स में रहता है, ये न्यूट्रिएंट्स में रिच रहता है। ठीक है, एग्जांपल से याद रख लेना। ठीक है, कैटल हेल्थ एंड डिजीज। अब हेल्थ एंड डिजीज के लिए भी हमेशा हम लोग को देखना पड़ेगा ना, है ना। तो देखो ये तो दोनों टाइप का होता है, एक्सटर्नल भी होता है, इंटरनल भी होता है। एक्सटर्नल डिजीज मेनली क्या होता है, जो बाहर में जर्म्स वगैरह लग जाते हैं, उनका कीड़ा वगैरह लग जाते हैं। ठीक है, क्या चमड़े में, शरीर में, बाहर में, ठीक है, स्किन वगैरह में, तो उससे मेनली स्किन डिजीज वगैरह होता है। इंटरनल में क्या होता है, स्टोमच वगैरह में बैक्टीरिया लग जाता है, कुछ खाने वाने की वजह से फूड पॉइजनिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी तरफ से, द parasites of cattle which causes disease may be both external and internal. The external parasites like live on the skin and mainly causes skin disease. एक्सटर्नल में जो रहते हैं वो मेनली स्किन डिजीज करते हैं, है ना, स्किन में रहेंगे, अंदर तो जाएंगे नहीं वो लोग। द इंटरनल पैरासाइट्स लाइक वर्म्स इफेक्ट स्टोमच एंड इंटेस्टाइन विच while fox damage
द लिवर, ये इसको याद रखना, ये फ्लक्स, ठीक है, फ्लक्स जो है वो लिवर को डैमेज कर देता है, ठीक है। इन्फेक्शियस डिजीज आर ऑल्सो कॉजेज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस, बैक्टीरिया और वायरस की वजह से भी बहुत सारा डिजीज वगैरह होता है, इन्फेक्शन वगैरह होता है, जिसके लिए हम लोग रेगुलर वैक्सीनेशन वगैरह कराते रहना चाहिए, ठीक है। वैक्सीनेशन करा देने से क्या होता है, बहुत सारा ऐसा बीमारी जो बैक्टीरिया से होता है, वायरस से होता है, वो सब चीज़ नहीं होता है, ठीक है। वैक्सीनेशन आर गिवन टू फार्म एनिमल्स अगेंस्ट मैनी मेजर वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज, बहुत सारा मेजर वायरस वगैरह से और बैक्टीरिया की वजह से जो डिजीज होता है उनसे बचा के रखता है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पोल्ट्री फार्मिंग। देखो, पोल्ट्री फार्मिंग मेनली 3 रीजन से किया जाता है, ठीक है। एक होता है तुम लोगों का पालन, कुछ लोग मुर्गी पालते भी हैं, हालांकि वो लोग भी अंडे के लिए ही पालते हैं, बट कुछ अच्छा भी लगता है किसी किसी को, बाद में काट के खा जाते हैं उसी को। मेनली तो वही होता है यार, अंडा चाहिए और मांस चाहिए, बस, और कुछ नहीं। और भी होता है यार, लड़ाई वड़ाई भी करवाते हैं उन लोगों से, बड़े बड़े मुर्गी होंगे यार, छोड़ो। एनसीईआरटी तो बोला है भाई डोमेस्टिक फाउल चाहिए, डोमेस्टिक फाउल के लिए भी हम लोग करते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, ठीक है। एग के लिए भी करते हैं और चिकन मीट के लिए भी करते हैं, 3 चीज के लिए, एग, मीट और डोमेस्टिक फाउल, यानी कि पशुपालन, मतलब पालन पोषण के लिए, ठीक है। तीनों चीज के लिए चाहिए, डोमेस्टिक के लिए, ठीक है। Therefore, improved poultry breeds are developed and farmed to produce layers, eggs and boilers for meat. Mainly 2 टाइप का हम लोग देखते हैं, ठीक है। इसमें ब्रीडिंग वगैरह जो भी होता है, मतलब कि जो भी 2 टाइप के ही मुर्गी देखते हैं हम लोग। एक होता है लेयर्स जिसको बोलते हैं, जो कि स्पेशली बनते हैं एग देने के लिए, अंडे देने के लिए वो बनते हैं, ठीक है। और एक होते हैं बॉयलर्स, जो कि स्पेशली बनते हैं मीट के लिए, मीट के प्रोडक्शन के लिए, जो हम लोग खाते हैं, है ना, मीट प्रोडक्शन के लिए। द क्रॉस ब्रीडिंग प्रोग्राम्स बिटवीन इंडियन, जिसका कॉमन एग्जांपल है एसील, एंड फॉरेन एक्सोटिक, जिसको हम लोग बोलते हैं लेगॉन, ठीक है, लेगॉन ब्रीड्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट आर फोकस टू डेवलप न्यू वैरायटीज। ये मतलब कि 2 अलग अलग नाम दिया, फॉरेन ब्रीडिंग, फॉरेन का रहता है मेनली लगून वगैरह जो होते हैं, ये होते हैं तुम लोगों का मीट प्रोडक्शन के लिए, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मीट देते हैं, ठीक है। तो इन लोगों का भी क्रॉस ब्रीडिंग वगैरह कराते हैं। मेनली इन लोगों को क्या क्या चाहिए, हम लोगों को क्रॉस ब्रीडिंग से क्या क्या चाहिए, नंबर एंड क्वालिटी ऑफ चिक्स, ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छा से अच्छा चिक्स हम लोगों को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ड्वार्फ बॉयलर पेरेंट्स फॉर कमर्शियल चिक प्रोडक्शन, नाटे, ड्वार्फ मतलब छोटे छोटे पेरेंट्स होने चाहिए कमर्शियल चिक प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। समर एडाप्टेशन कैपेसिटी टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर। देखो, नॉर्मली क्या होता है ना, मुर्गी लोग जो होते हैं बहुत नाजुक टाइप के होते हैं, फॉरेनर्स होते हैं ना, फॉरेनर के होते हैं, ये लगून मेनली फॉरेन का आया हुआ है ये ब्रीड, तो बहुत नाजुक होता है, तो इसको टेम्परेचर में बहुत जल्दी मर जाते हैं, थोड़ा भी ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो मर जाते हैं। तो ऐसा ब्रीडिंग करते हैं ताकि समर एडेप्टेबिलिटी या फिर टेम्परेचर को वो लोग झेल सके, ठीक है। फिर क्या है, लो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम, मतलब कि फूड में ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग जिए, आराम से रहे, फिर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को मीट प्रोडक्शन मिले, ठीक है। रिडक्शन इन द साइज ऑफ द एग लेइंग बर्ड्स विथ एबिलिटी टू यूटिलाइज मोर फाइब्रस चीपर डाइट्स फॉर्मुलेटेड यूजिंग एग्रीकल्चर बाय प्रोडक्ट्स। अरे कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, एग प्रोड्यूसिंग जो रहते हैं ना तुम लोगों का लेयर्स, उनका साइज ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए ताकि कम जगह में भी वो लोग आराम से रह सके, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा दे कि फाइब्रस चीप डाइट्स वगैरह हम लोग को मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एक तरह से मीट मिल सके, और क्या, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे एग प्रोड्यूसिंग लेयर्स के बारे में, ठीक है, जो कि एग एंड बॉयलर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे एग प्रोड्यूसिंग लेयर्स। अब लेयर्स क्या क्या करते हैं, ठीक है, मेनली उनका जो रहता है ऑब्जेक्टिव रहता है, हम लोग को अंडा चाहिए, है ना, मैनेजर ऑफ लेयर्स फर्स्ट टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर क्वालिटी एग, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या रहता है, हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को अंडा मिले और अच्छा से अच्छा अंडा मिले, ठीक है। अब उनका ब्रीड्स क्या क्या रहता है, स्पेशली हम लोग व्हाइट लेगॉन, ठीक है, व्हाइट लेगॉन बोलते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेन ब्रीड है, ज़्यादा से ज़्यादा अंडा देता है ना, ठीक है। हाउसिंग एंड लाइटिंग,
ये सब कॉमन रहेगा सब में, ये तुम लोगों का एग वाला लेयर में भी और बॉयलर वाला प्रोडक्शन में, बॉयलर प्रोडक्शन में भी, दोनों में सेम ही रहेगा करीब करीब, ठीक है। ब्रीड आर केप्ट वेल वेंटिलेटेड, क्लीन एंड ड्राई शेल्टर, साफ सुथरा रहना चाहिए, वेंटिलेटेड रहना चाहिए और क्या रहना चाहिए, ड्राई रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, ठीक है। प्रॉपर लाइटिंग उसको मिलना चाहिए। हाँ, लाइटिंग जो है जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो लोग अंडा ज़्यादा दे देंगे, ठीक है। 14 से 16 घंटा तक का उन लोगों को डेली लाइट चाहिए, ठीक है। फीडिंग क्या क्या होना चाहिए, डाइट शुड बी बैलेंस कंटिन्यूइंग ग्रेन्स, प्रोटीन, मिनरल्स एंड विटामिन उन लोगों को मिलते रहना चाहिए। देख रहे हो, हम लोग को उतना नहीं मिलता, इन लोग को मिलते रहना चाहिए, ठीक है। कैल्शियम रिच फीड इज एसेंशियल फॉर स्ट्रॉन्ग एग सेल्स, ऑब्वियसली सेल जो बनता है वो कैल्शियम से बनता है, तो कैल्शियम रिच उन लोगों को मिलते रहना चाहिए यार, ठीक है। हेल्थ एंड हाइजीन्स देखते रहना है उन लोगों का। रेगुलर वैक्सीनेशन एंड डिजीज प्रिवेंशन आर नेसेसरी, ठीक है। रेगुलर उन लोगों का वैक्सीनेशन होते रहना चाहिए, ठीक है। डिजीज प्रिवेंशन होना चाहिए उन लोगों का, ठीक है। क्लीन सराउंडिंग तो होनी ही चाहिए, रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्लीन सराउंडिंग रहेगा तो इन्फेक्शन का चांसेस कम रहेगा। प्रोडक्शन पीरियड क्या रहता है उन लोगों का, एग लेइंग बिगिंस अराउंड 20 वीक्स ऑफ एज एंड कंटिन्यूस फॉर 1.5 साल, 1 से 1.5 साल तक चलता रहता है। 20 वीक्स पकड़ लो आपका, करीब करीब 4 से 5 महीना, ठीक है। 4.5-5 महीना में वो लोग एग देना शुरू कर देते हैं, ठीक है, और 1 से 1.5 साल तक वो लोग एग देते रहते हैं, ठीक है। चलो अब देख लेते हैं हम लोग बॉयलर्स के बारे में, ठीक है। बॉयलर जो होता है ऑब्जेक्टिव टू गुड क्वालिटी मीट इन शॉर्ट पीरियड, ज़्यादा से ज़्यादा मीट वो लोग दे सके कम से कम टाइम में, मतलब कि जल्दी से जल्दी बहुत बड़ा हो जाए, वो लोग बहुत बड़ा हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा मीट दे सके। बॉयलर में हम लोग क्या देखें, छोटा रहे भाई, साइज तो छोटा रहे लेकिन अंडा ज़्यादा से ज़्यादा दे, ठीक है। और इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा रहे और मीट दे बाबू, जल्दी से जल्दी मीट दे, ठीक है। ये होता है इन लोगों का मैनेजमेंट ऑफ बॉयलर। देख लेते हैं सबसे पहले ब्रीड, ऐसा ब्रीड चाहिए जो कि जल्दी से जल्दी ग्रो हो सके और गेन वेट क्विकली, ज़्यादा से ज़्यादा वेट वो लोग गेन कर सके। फीडिंग क्या आता है, फीड शुड बी रिच इन प्रोटीन्स। प्रोटीन्स क्या होता है, प्रोटीन एनर्जी। प्रोटीन क्या होता है ना, हम लोग भी जब जिम में जाते हैं प्रोटीन खाते हैं ताकि वो लोग मसल्स गेन कर सके, तो इन लोगों का भी मसल्स गेन होता है, इसलिए प्रोटीन इसमें ज़्यादा देते हैं, है ना। इसीलिए बोलते हैं जब आप तुम जिम वगैरह जाते हो तो बॉयलर मुर्गा वगैरह खाओ, उसमें प्रोटीन रहता है ना, उसका प्रोटीन तुम्हारे बॉडी में आ जाएगा। हाउसिंग, कीप इन वार्म ड्राई एंड वेल वेंटिलेटेड सीड, सेम टू सेम। अवॉइड ओवर क्राउडिंग टू प्रिवेंट स्ट्रेस एंड डिजीज, ठीक है। ज़्यादा क्राउडिंग मत करना, ऐसे छोटा सा जगह है पूरा भर भर के मुर्गी भर दिए हैं उसमें, तो डिजीज वगैरह होगा, उन लोगों को स्ट्रेस ज़्यादा होगा, ठीक है। उन लोग को भी स्ट्रेस होता है बाबू, सोच रहे हो। हेल्थ केयर, रेगुलर वैक्सीनेशन वगैरह मिलना चाहिए, हाइजीन मेंटेन रहना चाहिए, सेम टू सेम है, ठीक है। ग्रोथ पीरियड क्या होता है इन लोगों का, बॉयलर आर रेडी फॉर मार्केट विद इन 6 to 8 वीक्स ऑफ एज। सोच रहे हो, 1 से 1.5 से 2 महीने में रेडी हो जाते हैं लोग। अब वो लोग कब स्टार्ट करते हैं, बॉयलर्स कम से कम 4 से 5 महीना, 4.5 से 5 महीना, ये 1.5-2 महीने में ही रेडी हो जाते हैं भाई। चलो बिकने के लिए रेडी है हम, ठीक है। अब फिश प्रोडक्शन हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। फिश प्रोडक्शन क्या होता है, फिश इज अ चीप सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन फॉर आवर फूड, सस्ता में मिल जाता है, प्रोटीन भी बढ़िया होता है, ठीक है। तो आराम से खाओ बेटा। फिश प्रोडक्शन इंक्लूडेड द फाइंड ट्रू फिश एज वेल एज सेलफिश सच एज प्राउन एंड मोलस्का, ठीक है। ऐसे छोटा मोटा ये दे दिया है 1-2 ठो, ठीक है। जैसे कि सेलफिश है, सेलफिश सच एज प्राउन एंड मोलस्का, ठीक है। 2 अलग अलग टाइप का दिया हुआ है। फिश प्रोडक्शन इंक्लूड द फाइंड ट्रू फिश। ट्रू फिश अलग होता है एक टाइप से, मतलब कि सेलफिश, प्राउन, थोड़ा सा अलग अलग टाइप के जो फिश होते हैं ना, उसको हम लोग बोल देते हैं सेलफिश, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल फिश रहता है, रोहू, कतला, ये सब जितने भी रहेंगे ना, ये सब नॉर्मल फिश के अंडर में आता है, ठीक है। इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं फाइंड ट्रू फिश, ठीक है। देयर आर 2 वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश, 2 तरीके से उसको पकड़ सकते हैं। एक नेचुरल ऑकरिंग, मतलब कि समुद्र में, नदी में, तालाब में जाके पकड़ लो, हो गया, ये है नेचुरल फिश। और एक होता है खेती, ठीक है, वही है फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज विच इज कॉल्ड कैप्चर फिश, ठीक है। द अदर वे इज बाय फिश फार्मिंग विच इज कॉल्ड कल्चरल फिशिंग, ठीक है। कल्चरल भी होता है और कैप्चर भी होता है, दोनों होता है, ठीक है। चलो अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे मरीन फिश। अब ये भी, यहां पे भी हम लोग 2 टाइप का देखेंगे। एक मरीन फिश होता है जिसको हम लोग खारा पानी में
खारा पानी से पकड़ते भी हैं और खारा पानी में खेती भी करते हैं बाबू इसका, ठीक है। और एक होता है तुम लोगों का कल्चरल फिश या फिर बोलो लैंड फिश, इनलैंड फिश, जो कि हम लोग समुद्र तो नहीं, सॉरी, नदी तालाब इन लोग से पकड़ते हैं और उसका खेती भी करते हैं मीठा पानी में, ठीक है। वो दोनों फिशेस अलग अलग होते हैं। इंडियाज मरीन फिशरीज रिसोर्सेज इंक्लूड 7,500 किलोमीटर ऑफ कोस्टल लाइन एंड द डीप सी बियॉन्ड इट। सिंपल सी बात है, पूरा कोस्टल, हम लोग जितना भी कोस्टल लाइन है ना इंडिया का चारों तरफ, है ना, ये है ना इंडिया का चारों तरफ जितना भी कोस्टल लाइन है, ये पूरा का पूरा 7,500 किलोमीटर तक का हम लोग आराम से मछली पकड़ते हैं, ठीक है। और इसके आगे में जितना भी अंदर गहरा है पूरा समुंदर, वो है हमारे फिश के लिए। हम उनको फिश को पकड़ते हैं और खाते हैं और बेचते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। चलो इसको मिटा देते, थोड़ा सा ओवर हो गया है, ठीक है। पॉपुलर मरीन फिश वैरायटी क्या क्या है, क्या क्या है रे? पॉम्फ्रेट है, मैक्रेल है, टूना है, सर्डिन है एंड बॉम्बे डक है, और भी बहुत सारे होते हैं। ये छोटा सा एग्जांपल कुछ दे दिया हुआ है, ठीक है। मरीन फिश आर काउट यूजिंग मेनी काइंड ऑफ फिशिंग नेट फ्रॉम फिशिंग बोट। ऑब्वियसली अब समुंदर में जाएंगे तो ऐसे सामने तो नहीं पकड़ लेंगे ना, ऐसे कांटा डाल के। बोट में जाएंगे, आराम से दूर दूर तक जाएंगे, बहुत सारा फिशिंग, अलग अलग टाइप का नेट टेक्नोलॉजी वगैरह भी बहुत सारा है, ठीक है। अलग अलग टाइप का फिशिंग नेट रहता है, अलग अलग बोट रहता है, उससे जाते हैं, ठीक है। ये आर इंक्रीज बाय लोकेटिंग लार्ज स्कूल्स ऑफ फिश इन द ओपन सी यूजिंग सैटेलाइट एंड इको साउंडर। सैटेलाइट वगैरह से हम लोग को पता चलता है कहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लार्ज स्कूल, मतलब कि बहुत से बहुत पूरा गुच्छा गुच्छा में पूरा जमे रहते हैं वो लोग, कौन, फिश वगैरह, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। या फिर आप लोगों का इको साउंडर्स जो होता है, जिसको हम लोग अल्ट्रासोनिक फिजिक्स में पढ़ाया था क्लास 9 का, अल्ट्रासाउंड वेव्स को, अल्ट्रासाउंड को बोट से भेजते हैं, तो उससे पता चलता है कहाँ पे है, कितना दूर में है आप लोगों का लार्ज स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, ताकि वहाँ पर हम लोग जाके सके, उनको कैप्चर कर सके, पकड़ सके, ठीक है। Some marine fishes of high economic value are also farmed in sea water। बहुत सारा ऐसा फिशेस होते हैं जिनका इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा, तो बहुत प्राइस में बिकते हैं। लाइक आप लोगों का एक बहुत कॉमन एग्जांपल है मोती, देखते हो क्या, तो उसको नाम बोलते हैं, आगे होगा उसका भी होगा, मोलस्का, सीवीड। ऑयस्टर्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पेल्स दे मेक। हाँ ये देखो, ये ऑयस्टर्स ये जो है ना, मोती मतलब कि देते हैं, देखे हो ना, क्या बोलते हैं उसको, समुंदर का मोती इससे जन्म होता है, ठीक है। तो रियल मोती इससे जन्म होता है, अभी तो सब प्लास्टिक का बनने लगा है, ठीक है, बट रियल मोती इससे होता है, वो बहुत कीमती होता है बाबू वो सब मोती, ठीक है। तो उसका खेती किया जाता है समुंदर का पानी में, नमकीन पानी में, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स बहुत सारा जो है, जो कि फिशेस जो हम लोग समुद्र का पानी में करते हैं, वो क्या क्या है, फाइंड फिशेस लाइक मोलस्का, फाइंड फिशेस लाइक मुलेट्स, भेटकी, पेल्स, स्पोर्ट्स, सेलफिश सच एज प्राउन, मसल्स, क्या है रे, मसल्स एंड ओएस्ट्स एज वेल एज सीवीड, ठीक है। ये सब बहुत सारा नाम है, अलग अलग नाम है, इतना आने वाला है नहीं, फिर भी देख लो एक बार, ठीक है। ओएट्स आर ऑल्सो कल्टिवेटेड फॉर द पेल्स दे मेक, ठीक है। मैरीकल्चर क्या होता है बाबा, सिंपल सी बात है, ठीक है। टू इंक्रीज फिश प्रोडक्शन मरीन फिश आर ऑल्सो कल्टिवेटेड, ठीक है, इन सी वाटर एनक्लोज्ड और कोस्टल पॉन्ड्स, ठीक है, कोस्टल पॉन्ड्स में दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड मरीन प्रैक्टिस, ठीक है। तो बहुत सारा मतलब कि ऐसा रहता है, सी का पानी को लाएंगे यहाँ पर, ऐसा एक ठो पॉन्ड खुद का बनाएंगे, या फिर ऐसा एक ठो क्या बोलते हैं, टंकी वगैरह टाइप बनाते हैं, ठीक है, टंकी वगैरह बना देंगे, उसमें सब फिश का खेती वगैरह करेंगे, इस टाइप का हाई वैल्यू एक्सपेंसिव फिशेस वगैरह का खेती करेंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैरीकल्चर। और ऑल्सो मतलब कि बहुत सारा तालाब वगैरह भी होता है समुद्र के साइड में, जहाँ पानी जम जाता है, वो एक टाइप से बोल सकते हो समुद्र का तालाब, है ना, पॉन्ड वगैरह, वहाँ पे भी इन सब चीज़ों का खेती किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं मैरीकल्चर, ठीक है। समुद्र का पानी से जो खेती किया जाता है फिशेस का, उसको हम लोग बोलते हैं मैरीकल्चर, सिंपल सी बात है। अब पीसीकल्चर क्या होता है, पीसीकल्चर होता है तुम लोगों का लैंड वाटर से जो किया जाता है ना, मीठा पानी,
द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द फिश ऑन अ लार्ज स्केल, इट हेल्प्स इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश फूड एंड इनकम फॉर फार्मिंग। वही एक ही बात है। चलो इनलैंड फिशरीज देखते हैं हम लोग। डेफिनेशन क्या है? इनलैंड फिशरीज डील विद द कल्चर एंड कैप्चर ऑफ फिश इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर, लेक, पॉन्ड, रिजर्व्स एंड कैनाल्स। ठीक है, जहां भी फ्रेश वाटर यानी कि मीठा पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, पीने में मीठा नहीं लगे बट नमकीन नहीं लगता है, वैसे पानी का यूज करके जो भी खेती वगैरह किया जाता है, जिस या फिर नदी वदी में जो मीठा पानी रहता है उसमें जो मछली वगैरह पकड़ा जाता है, फिश वगैरह पकड़ा जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनलैंड फिशरीज। ठीक है, टाइप्स ऑफ इनलैंड फिशरीज क्या होता है? एक कैप्चर होता है, एक कल्चर होता है। ठीक है, दो टाइप का होता है। कैप्चर कहाँ से करते हैं हम लोग? वही नदी नादा वगैरह, रिवर, लेक, इटिस, जहां से भी हम लोग कैप्चर करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कैप्चर फिशिंग। ठीक है, फिश आर काउट फ्रॉम नेचुरल वाटर बॉडीज विदाउट ब्रीडिंग दैम। उनको ब्रीडिंग नहीं कर सकते ना हम लोग, वो अपने आप जन्म ले रहे हैं, जो कर रहे हैं, फिर हम उनको पकड़ देते हैं, हो गया। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचुरल पॉपुलेशन ऑफ फिश। ठीक है, उनका ब्रीडिंग हम लोग नहीं करते, उनका जितना खुद का नेचुरल है उसी से हम लोग पकड़ सकते हैं। अब आ गया तुम लोगों का कल्चरल फिशिंग। इनका ब्रीडिंग कर सकते हैं बेटा। फिश आर ब्रीड एंड रियर्ड अंडर कंट्रोल कंडीशन इन पॉन्ड्स, टैंक्स और रिजर्वायर्स। दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड एक्वाकल्चर। ठीक है, द स्पेसिफिक टर्म फॉर rearing fish is pisciculture। सिंपल सी बात है, बाहर में हम लोग जो करते हैं ना, आप लोगों का क्या बोलते हैं, मीठा पानी को जमा करते हैं, कहीं कोई तालाब बनाते हैं या फिर कोई तालाब पहले से रहता है, कहीं बहुत सारे डैम वगैरह में रहता है कि देखना डैम वगैरह में ऐसा गोल 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 करके बना के वहाँ पे भी फिशिंग वगैरह करते हैं। ये सब चीज़ आता है तुम लोगों का फिशिंग में। और एक्वाकल्चर जो होता है, तो अच्छा एक्वाकल्चर और पिसिकल्चर के बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है? पानी में जितने भी चीज रहते हैं, जितने भी एनिमल्स होते हैं, सबका मिला के जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग एक्वाकल्चर। अब पिसिकल्चर स्पेशली रहेगा, सिर्फ फिश रहेंगे उसमें और कुछ नहीं। ठीक है, इस एक्वाकल्चर मतलब क्या होता है? पानी के जितने भी एनिमल्स हैं, फिश हैं, आपका ऑक्टोपस, हालांकि ऑक्टोपस तो समुद्र में चलेगा। ठीक है, और भी बहुत सारे रहते हैं ना, तुम्हारा केकड़ा वेकड़ा जितना भी है, सब के सब आपका एक्वाकल्चर के अंडर में आएंगे। ठीक है, बट पिसिकल्चर मतलब सिर्फ और सिर्फ मछली। पिसिकल्चर मीन्स द रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ फिश ऑन लार्ज स्केल, ओनली फिश। ठीक है, और दूसरा कुछ नहीं। इट हेल्प्स इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ फिश फूड एंड इनकम फॉर फार्मर्स। ठीक है, समझ में आया? पिसिकल्चर क्या होता है, एक्वाकल्चर क्या होता है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। ये छोटा सा है कंपोजिट फिश कल्चर, इसके बारे में थोड़ा सा जान लो। क्या कंपोजिट फिश कल्चर क्या होता है ना, 2, 4, 5 अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रजाति के फिश को एक ही जगह में वो लोग खेती करते हैं। लाइक तुम लोगों का एक बड़ा सा पॉन्ड है ना, बड़ा सा पॉन्ड है, इसमें बहुत सारा पानी है ना। अब इसमें ना अलग अलग टाइप के फिश, ऐसे ऐसे फिश रहते हैं जिनका कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है। कुछ फिश रहते हैं वो ऊपर में ही रहेंगे, है ना। कुछ फिश रहते हैं उनका प्रॉपर्टी रहता है हाई वाटर, टॉप में हमेशा रहेंगे। कुछ फिश रहेंगे ऐसे रहेंगे कि वो मिडिल में रहेंगे, उनका प्रॉपर्टी है कि वो हमेशा मिडिल में ही रहेंगे। और कुछ फिश ऐसे रहते हैं जो कि जमीन में सटके रहते हैं, है ना। तो ऐसे अलग अलग टाइप के, अलग अलग प्रजाति के फिश को एक ही पॉन्ड में जान पहचान के, ठीक है, एक ही पॉन्ड में उसका खेती करना, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फिशिंग ना, कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, इसमें क्या होता है, वो लोग ना फूड के लिए कॉम्पीट नहीं करते हैं। जब फूड मिलता है, जैसे मान लो फूड फेंके उसमें, या फिर फूड ऑलरेडी वहाँ पर रहेगा, खुद से खुद मतलब कि होता है, ठीक है, या फिर दाना वाना ऊपर से दिए, तो कुछ है जो ऊपर जैसे आया वैसे खा लिए, कुछ फूड नीचे जाएगा, बीच में जो आएंगे वो खा लेंगे, बाकी जो बचा कुचा रहेगा नीचे चल जाएगा, वो लोग भी खा लेंगे। तो सब के सब आराम से खाएंगे, पिएंगे, एंजॉय करेंगे। ठीक है, अब देखो, अब एक ही टाइप का अगर हम लोग मछली करते हैं, पूरा का पूरा यहाँ पे भीड़ जम जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नहीं कर पाएंगे ना। बट ये क्या है, हम लोग यहाँ पर ही मान लो शॉर्ट हो, यहाँ से शॉर्ट हो, यहाँ से शॉर्ट हो, 300 मछली कर लिए। बट खाली अगर एक ही टाइप का मछली करते तो यहाँ पर सिर्फ 100 हो कर पाएंगे। अगर 150 बिके तो वहाँ बहुत भीड़ लग जाएगा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा कर नहीं पाएंगे। इसीलिए ऐसे टाइप का कंपोजिट फिशिंग करते हैं। इसमें बहुत सारा खेती होता है, बहुत मछली मिलता है इसमें। ठीक है, चलो तो आगे देखते हैं हम लोग कंपोजिट फंक्शन। थोड़ा सा इस डेफिनेशन वगैरह देख लेते हैं। टू इंक्रीज फिश यील्ड, अ मेथड
कॉल्ड कंपोजिट फिश कल्चर इज इशू। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा फिश इल्ड मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को फिश मिल सके, एक नया कल्चर हम लोग स्टार्ट किए जिसका नाम दिया हम लोग कंपोजिट फिश कल्चर। ठीक है, फीचर ऑफ कंपोजिट फिश कल्चर क्या क्या है? सबसे पहला, बोथ इंडियन एंड एक्सोटिक फिश स्पीसीज आर यूज, दोनों टाइप का अलग अलग टाइप का फिश यूज करते हैं। दूसरा, 5-6 डिफरेंट स्पीसीज आर ग्रोन टुगेदर इन वन पॉन्ड, डिफरेंट टाइप का स्पीसीज को हम लोग एक ही पॉन्ड में क्या करते हैं, ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा, each species feeds on different parts of the pond, surface, middle और bottom, so they do not compete for food। ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज को हम लोग एक ही पॉन्ड में कर सकते हैं, क्या ग्रो कर सकते हैं, ताकि और वो अलग अलग सरफेस में रहते हैं, मिडिल में, बॉटम में और सरफेस में रहते हैं। ठीक है, ताकि वो दूसरों से कॉम्पीट नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? एग्जाम्पल ऑफ फिश यूज्ड, कौन कौन से फिश यूज करते हैं? इंडियन स्पीसीज कटला, इंडियन स्पीसीज कटला सरफेस में रहता है, रोहू मिडिल में रहता है और मिर्गाल बॉटम में रहता है। ठीक है, बॉटम फीडर, मिडिल फीडर और सरफेस फीडर। एक्सोटिक स्पीसीज क्या क्या है? कॉमन क्रैब, सिल्वर क्रैब और ग्रास क्रैब, ये एक्सोटिक बाहर के। ठीक है, एडवांटेजेस क्या होता है? एफिशिएंट यूज ऑफ ऑल फूड रिसोर्सेज ऑफ द पॉन्ड, हाई फिश यील्ड, दो चीज मिलता है स्पेशली, बहुत ज्यादा, मतलब कम से कम फूड में ज्यादा से ज्यादा यील्ड मिलता है। ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ इंडियन फिशर्स, प्रोवाइड प्रोटीन रिच फूड, लो इन्वेस्टमेंट, हाई रिटर्न, कैन बी कंबाइंड विथ एग्रीकल्चर, इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एग्रीकल्चर के साथ साथ, मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन के साथ साथ भी ये होता है, देखना बहुत सारा रहता है। ऐसा करके इतना बड़ा में खेत करेंगे और ऐसा करके नाला बना देंगे, है ना, यहाँ पर ही फिश को छोड़ देंगे, यहाँ फिश घूमते रहता है, उनको अपने आप खाना भी मिलते रहता है, पानी भी आते रहता है इसमें, और वही उन सबसे प्रोटीन वगैरह भी सब कुछ मिलते रहता है, न्यूट्रिशंस वगैरह। ठीक है, चलो अब लास्ट है आप लोगों का बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी का। ठीक है, इसको हम लोग एपीकल्चर भी बोलते हैं। बी कीपिंग जो खेती होता है, जो फार्मिंग करते हैं, हम लोग इसको एपीकल्चर बोलते हैं। ठीक है, एक था पीसी कल्चर, एक था एक्वाकल्चर, एक था तुम लोगों का क्या था यार, मैरीकल्चर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। ठीक है, नाम याद रखना अलग अलग कल्चर्स को। ठीक है, ये स्पेशली क्यों किया जाता है? हम लोगों को हनी चाहिए बाबा, हनी 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 फॉर मनी, मनी फॉर हनी। ठीक है, हम लोगों को क्या चाहिए? हनी, हनी से मिलता है हम लोगों को मनी। ठीक है, बी कीपिंग ऑल्सो कॉल्ड एपीकल्चर इज रेयरिंग एंड ब्रीडिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ हनी, सॉरी मैनेजमेंट ऑफ हनी बीज, हनी बीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी। ठीक है, इसमें क्या, वही पालन पोषण, रेयरिंग, ब्रीडिंग और ये सब चीज करते हैं, किसका? हनी बीज का, मधुमक्खी का। ठीक है, करते हैं ताकि हम लोगों को हनी मिल सके, मधु जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में, है ना। द मेन स्पीसीज यूज्ड इन इंडिया आर एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। ये दो, ये इटालियन ब्रीड है और ये इंडियन ब्रीड है, एपिस इंडिका और एपिस मेलिफेरा। ठीक है, इसके बारे में आगे में डिटेल में जानेंगे, डोंट वरी। ठीक है, बीज ऑल्सो हेल्प इन पॉलिनेशन ऑफ क्रॉप, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर एंड प्रोडक्टिविटी। ठीक है, बीज जो होते हैं तुम लोगों का पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। पॉलिनेशन क्या होता है पता है? देखो बहुत सारे प्लांट्स वगैरह में जो रिप्रोडक्शन होता है ना, बहुत सारे होते हैं खुद ब खुद कर लेते हैं, बहुत सारों को रिएजेंट्स चाहिए होता है, एजेंट्स चाहिए होता है, रिएजेंट नहीं सॉरी एजेंट्स चाहिए होता है, ताकि वो लोग रिप्रोडक्शन कर सकें। ठीक है, वही रिएजेंट्स, वही एजेंट्स जो हैं वो होते हैं बीज, मधुमक्खी। ठीक है, वो क्या करते हैं, एक फूल का जो क्या बोलते हैं उसको, गैमेट्स बोल सकते हो। ठीक है, एक फूल का गैमेट्स को दूसरा फूल का गैमेट्स में जाके मिलाते हैं, कौन करते हैं वो मधुमक्खी करते हैं। ठीक है, ऐसे करके वो लोग पॉलिनेशन करते हैं, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं आप लोगों का, ये ट्रीज का, फ्लावर्स का, सबका। ठीक है, इट इज अ लो इन्वेस्टमेंट हाई प्रॉफिट ऑक्यूपेशन सुटेबल फॉर रूरल एंड स्मॉल स्केल फार्मर्स। ठीक है, बहुत कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है। छोटा छोटा गांव वगैरह में बहुत अच्छे से ये सब खेती कर सकते हैं जहाँ जगह कम होगा। ठीक है, हनी क्या होता है इसके बारे में उतना जानने की जरूरत है नहीं, सिंपल सी बात है, मीठा एक तो सबको पता है हनी क्या होता है, फिर भी लिखना है लिख लेना।
ठीक है। रिच इन शुगर, मिनरल्स, एंजाइम एंड विटामिन में बहुत ज़्यादा होता है। यूज एज फूड एंड मेडिसिन, फूड और मेडिसिन दोनों में यूज होता है, ठीक है। स्वीट टाइप का एक तो सब्सटेंस होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं आप लोगों का, ये स्पेशली इसको याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, स्पीसीज, ठीक है। कौन कौन सा स्पीसीज क्या क्या काम को क्या क्या बोलते, कॉमन नेम क्या क्या है और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। सबसे पहला एपिस डोरस्टा, डोरस्टा होगा आई थिंक, एपिस डोरस्टा, ठीक है। हम लोग इसको नॉर्मली रॉक भी बोलते हैं, पहाड़ वहाड़ों में मिलता है। हाई हनी इल्ड अप टू 36 kg पर ईयर, ठीक है। 36 kg तक देता है, सबसे ज्यादा यही देता है, ठीक है। सबसे ज्यादा देता है कि नहीं बोल सकता, बट हाई हनी इल्ड रहता है, बहुत ज्यादा इसमें हनी मिलता है। एपिस इंडिका इंडिया का सबसे कॉमन रहता है, ठीक है। इंडियन बी जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। इजी टू डोमेस्टिकेट, गुड हनी प्रोड्यूसर, ठीक है। अच्छा हनी देता है, बहुत इजी रहता है इसको पालन पोषण करना। एपिस फ्लोरा, हाँ एपिस फ्लोरा, लिटिल बी, छोटे छोटे बीज रहते हैं, ठीक है। स्मॉल साइज, लेस हनी, ठीक है। साइज छोटा रहेगा, ज्यादा हनी दे भी नहीं सकता वो, ठीक है। ये सबसे ज्यादा किया जाता है। कौन सा? एपिस मेलिफेरा, इसको लाया गया था इटाली, जिसको हम लोग इटालियन ब्रीड भी बोलते हैं, ठीक है ना, इटालियन बी, ठीक है। इटली वगैरह टाइप से मत सोच लो, बाहर का फॉरेन कंट्री से लाया गया था ताकि यहाँ पे इसका पालन पोषण कर सके और ज्यादा से ज्यादा क्या हनी प्रोड्यूस कर सके, ठीक है। हाई इल्ड रहता है, स्टिंगलेस, ज्यादा डंक नहीं मारती है, ठीक है। ब्रीड वेल, ज्यादा से ज्यादा ब्रीड करते हैं ये लोग, ठीक है। वाइडली यूज्ड फॉर कमर्शियल पर्पस, ये बहुत ज्यादा यूज होता है कमर्शियल पर्पस के लिए, ठीक है। समझ में आ गया? यहां तक आपका जितना भी था पशुपालन, क्रॉप प्रोडक्शन सब खत्म हो गया, ठीक है। अब इससे हम लोग थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा क्वेश्चंस कर लेते हैं। चलो देख लेते हैं क्या क्वेश्चंस है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा रिवाइज हो जाए, थोड़ा को आपको पता चल जाए कि आपको याद है नहीं है, क्या समझ में आया नहीं है, हर चीज, ठीक है। जो जहां डाउट होगा दोबारा से आप लोग देख सकते हो, दोबारा से कमेंट कर सकते हो। Which of the following is not a crop variety improvement method? इसमें से कौन सा क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट मेथड नहीं है? हाइब्रिडेशन है, सिलेक्शन है, क्रॉस ब्रीडिंग है, क्लोनिंग नहीं है बाबा, आंसर हो जाएगा क्लोनिंग, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट इज हाई यील्ड, अच्छा डिजीज रेजिस्टेंस भी था, ड्रॉप टॉलरेंस भी था, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। डिजीज रेजिस्टेंस, हाई यील्ड, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रो है, ठीक है। माक्रो बोलो या मैक्रो बोलो, माक्रो न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट, माक्रो मतलब ज्यादा चीज में चाहिए, नाइट्रोजन होगा, ठीक है। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये सब छोटा छोटा अमाउंट में चाहिए, नाइट्रोजन जो है उसको बहुत अमाउंट में चाहिए, ठीक है। इसलिए नाइट्रोजन का आप लोगों का ये भी आता है, क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर, ठीक है। विच वन इज अ टाइप ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट? इसमें से कौन सा प्रोडक्शन मैनेजमेंट का टाइप है? नहीं है, सॉरी नहीं है। न्यूट्रिशन मैनेजमेंट तो है, इरिगेशन होगा, वीड मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर ये अलग ही पार्ट है, ठीक है। वो प्लांट में फैक्ट्री पैदा होता है भाई, हाँ फर्टिलाइजर का यूज करते हैं वो हम लोग के अंडर में, बट फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर तो कोई पार्ट नहीं है बाबा मैनेजमेंट का, ठीक है। चलो, मैनर इज रिच इन, क्या रिच रहता है बाबा इसमें? ऑर्गेनिक मैटर रहता है इसमें, ठीक है। नाइट्रोजन ओनली, फास्फोरस ओनली, केमिकल्स ओनली, वो सब रहता है फर्टिलाइजर में, मैनर में नहीं रहता। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फर्टिलाइजर? इसमें से कौन सा फर्टिलाइजर नहीं है? यूरिया है, सुपर फॉस्फेट है, अमोनियम सल्फेट है, कंपोस्ट नहीं है। कंपोस्ट क्या होता है? यूरिया मैनर होता है। एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर कॉजेस सॉइल फर्टिलिटी लॉस और वाटर पॉल्यूशन, बोथ होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेथड ऑफ इरिगेशन? इसमें से कौन सा मेथड ऑफ इरिगेशन है? ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंग इरिगेशन, दोनों का दोनों है, बोथ, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू क्रॉप्स इज कॉल्ड, वाटर सप्लाई क्या कौन सा है? इरिगेशन, वाटर सप्लाई करना है ना, इरिगेशन में करना है। वीड्स कंपीट विथ क्रॉप फॉर, वीड्स किस चीज में कंपीट करता है? वाटर के लिए कंपीट करता है, न्यूट्रिशन के लिए भी, लाइट के लिए, ऑल ऑफ द अबव होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वीड कंट्रोल? इसमें से कौन सा वीड कंट्रोल का मेथड नहीं है? इरिगेशन पानी देना है ना। द अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट ग्रो विथ क्रॉप्स आर कॉल्ड वीड्स,
जो हम लोग को जरूरत नहीं है फिर भी प्लांट के साथ ग्रो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं वीड्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एनिमल फीड, इसमें से कौन सा एनिमल फीड का कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट है, फोडर है, रफ है, आप लोगों का फर्टिलाइजर नहीं है। आंसर हो जाएगा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर तो नहीं खा सकता ना पापा जानवर, वो तो केमिकल्स होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मरीन फिश, इसमें से कौन सा मरीन फिश है। ठीक है, अच्छा मरीन फिश ना, ये होगा हिल्सा, आप लोगों का दिया नहीं है बट हिल्सा इसका है। ठीक है, डोंट वरी, इसके बारे में इग्नोर कर सकते हो क्योंकि ये तुम लोगों को पढ़ाया गया नहीं है। हिल्सा आपका इसमें नहीं था बट हिल्सा इसका आंसर है। एपीकल्चर इज रिलेटेड टू बी कीपिंग। Boilers are related for reared for meat। हम लोग बॉयलर क्यों पालते हैं, ताकि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा मीट मिल सके बाबा, मीट मीट मीट। ग्रीन मैनर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्रेशली ग्रोन लेग्यूमिनस क्रॉप्स। ठीक है, फ्रेशली ग्रोन लेग्यूमिनस क्रॉप्स हम लोगों को ग्रीन मैनर मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। अच्छा, ये बैक्टीरिया दिया हुआ है ना, राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जो कि हम लोगों का कुछ प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स पौधों के जड़ में मतलब रूट्स में पाया जाता है। ठीक है, जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है। तो ये तुम्हारा इसमें नहीं था, इसमें नहीं है, क्या बोलते हैं, एनसीईआरटी क्लास 10 का पहले चैप्टर में नहीं है, सॉरी एनसीईआरटी क्लास 9 क्लास चैप्टर में, बट ये क्रॉप प्रोडक्शन में है क्लास 8 का। तो इसमें भी होगा क्रॉप प्रोडक्शन, तो ये भी है ना, तो राइबोसोम याद रखना और क्या। इन कंपोजिट फिश कल्चर विच टाइप ऑफ फिशेस आर ग्रोन टुगेदर, सरफेस, बॉटम और मिडिल, तीनों का तीनों कंपोजिट में होता है। ठीक है, वर्मी कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय अर्थवर्म, अर्थवर्म से जो कंपोस्ट बनता है उसको हम लोग वर्मी कंपोस्ट बोलते हैं, है ना। चलो, हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग बिटवीन, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, दो सिमिलर वैरायटी में नहीं करते बाबा, ये तो होगा नहीं, टू डिफरेंट वैरायटी टू डिफरेंट स्पेसीज दोनों होगा। ठीक है, आंसर होगा डी, बी एंड सी बोथ। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर मीट एंड एग। ठीक है, विच वन इज एन इनलैंड फिश, इसमें से इनलैंड फिश कौन सा है, कटला, कटला जो होता है वो इनलैंड फिश होता है। ठीक है, कैटल डिजीज आर कॉज्ड बाय, तीनों के थ्रू होता है, बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स, तीनों के थ्रू होता है कैटल डिजीज। ठीक है, विच प्रैक्टिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी, कौन सा है, मोनोक्रॉपिंग नहीं है बाबा, ये सब क्रॉप रोटेशन होगा। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई थिंक ट्राई तो किया आपको अच्छे समझाने का, अगर समझ में आया तो ठीक, नहीं तो एक बार दोबारा से देख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट कर सकते हो। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।